बादल घिरे हुए थे और बारिश का हर लम्हे खतरा था, इसलिए हम उस रात छत पर न सो सके और कमरे में चारपाइयाँ बिछाकर लेट गए। गर्मी की वजह से हमने कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली छोड़ दी थीं। रात को ख्वाब में भी मुझे उस अरशद भट्टी के बिस्कुट नजर आते रहे। यूं लगता था जैसे मैं बार बार वो बिस्कुट खाकर बेहोश हो रहा हूँ। तबीयत बड़ी बेचैन रही। ऊपर से मच्छरों ने तूफान मचा रखा था। कुछ देर के लिए आंख लगती और फिर खुल जाती। 12 बजे के वक्त अचानक मुझे कमरे में कुछ खटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने ट्रंक को छेड़ा हो। फिर अचानक कमरे में टॉर्च की रोशनी फैल गई और फिर एकदम बुझ गई। मैंने सर उठाकर देखा तो अंधेरे में 2 आदमी नजर आए। एक तो कमरे के दरवाजे में खड़ा था और दूसरा दीवार के साथ पड़े ट्रंक को उठाकर कांधे पर रख रहा था। मेरा सरहाना नीचे था, इसलिए मैंने पायों के नीचे ईंटें रख ली थीं ताकि वो ऊंचा हो जाए। बड़ी आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर मैंने पाए के नीचे से ईंट निकाल ली और दरवाजे में खड़े हुए आदमी के सीने में खींच मारी। ईंट निशाने पर लगी थी। वो शख्स एक खौफनाक चीख के साथ जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। दूसरे शख्स ने एकदम हड़बड़ाकर ट्रंक नीचे फेंक दिया और मेरी तरफ लपका। उसके एक हाथ में पिस्तौल था और दूसरे में टॉर्च। उसने पिस्तौल का दस्ता इतने जोर से मेरे सर में मारा कि मैं दर्द से बिलबिला उठा। इतने में इशरत और शहजाद भी जाग गए थे। इशरत ने कुर्सी उठाकर उसके दे मारी और शहजाद उसकी कमर से लिपट गया, मगर वो बहुत ताकतवर आदमी था। उसने शहजाद को उठाकर जमीन पर पटक दिया, मुझे धक्का देकर कोने में धकेल दिया और इशरत के जबड़ों पर ऐसा मुक्का रसीद किया कि वो हाय मैया कहकर चारों शाने चित गिर पड़ा। इसके बाद वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपने साथी को कांधे पर लादा और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके चलता बना। थोड़ी देर बाद हमारे हवास ठिकाने हुए तो हम दरवाजा खोलने के लिए हाथ पांव मारने लगे, मगर बाहर से कुंडी लगी थी। शहजाद ने जोर जोर से अपने नौकर समदू को पुकारा, मगर वो भूसे की कोठरी में ऐसा बेखबर सो रहा था कि उसके कान पर जूं तक न रेंगी। ये देखकर हम तीनों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। आखिर आध घंटे की चीखो पुकार के बाद समदू जागा और दरवाजे के पास आकर बोला, क्या बात है चौधरी साहब, क्या खाकर सोए थे? 1 घंटे से पुकार रहे हैं। शहजाद ने दांत पीस कर कहा, क्या हुआ चौधरी साहब, ये दरवाजा किसने बंद किया था? समदू बोला, 2 चोर आए थे, उन्होंने ही बंद किया है। इशरत ने कहा और दरवाजा खोलते ही हम तीनों बाहर को भागे, मगर बाहर तो घुप अंधेरा था। हमारे कदम खुद ब खुद रुक गए। हम आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखते रहे। किला बुस्तान हमारे सामने था, मगर वह इंसान तो इंसान, जानवर भी नजर न आता था। अब क्या करें? इशरत बोला, समदू तुम जाओ और गांव से चचा हैदर को बुला कर लाना। चचा हैदर से कहना कि अपनी बंदूक साथ ले आएं। मुझे यकीन है कि ये गत्ते खान था। मैंने समदू से कहा, जो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। नहीं बाबूजी, मैं अकेला गांव नहीं जाऊंगा। वो बोला, भाई लानत है तुझ पर, जा। इशरत तू इसके साथ जा, शहजाद बोला। इशरत और समदू दोनों गांव की तरफ भागे और 20-22 मिनट बाद 10-12 आदमी लेकर आ गए। हैदर चचा आगे आगे थे। वो आते ही बोले, आज क्या गुल खिलाया है, मालूम होता है तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चचा जान, वो कमबख्त गत्ते खान हमारे कमरे में घुस आया था। उसके साथ एक बदमाश और भी था। खूब लड़ाई हुई, देखें तो सही कितना खून गिरा हुआ है। मैंने कहा और उन्हें पूरा वाकया तफसील से बताया। अब वो कहाँ है? हैदर चचा ने पूछा। भाग गया, और अब मेरे ख्याल में वो उसी तय खाने में होगा। मैंने कहा, मैं इस गत्ते खान के टुकड़े कर दूंगा। चंद लम्हों तक खामोशी रही और फिर अचानक तय खाने में से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। साथ ही 2 गोलियां चलीं और कुत्ते शोर मचाते हुए बाहर भाग गए। हैदर चचा ने कुत्तों को अपने पास बुलाया तो ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि एक कुत्ते की पिछली टांग में से खून निकल रहा था। उसके गोली लग गई थी और वो दर्द से बुरी तरह बिलबिला रहा था। दुश्मन अंदर ही है, मगर क्या करूं? तहखाने के दरवाजे के सामने कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी आड़ में बैठकर मैं गोली चला सकूं। हैदर चचा ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि सारे कुत्ते एकदम अंदर छोड़ दिए जाएं, वो अचानक उन पर पिल पड़ेंगे। मैंने तजवीज पेश की। हाँ, ये ठीक रहेगा और इसके साथ ही हम भी एकदम हल्ला बोल देंगे, चचा हैदर ने कहा और कुत्तों को खोल देने का हुक्म दिया। जख्मी कुत्ता तो निढाल होकर एक तरफ बैठा था। बाकी 5 कुत्तों को खोलकर छोड़ दिया गया। कुत्ते भौंकते शोर मचाते अंदर घुस गए और उसके साथ ही हमने भी एकदम हल्ला बोल दिया। तहखाने के आखिरी कोने में एक शख्स औंधे मुंह लेटा हुआ था और दूसरा कोई शख्स वहां नजर नहीं आता था। मैंने आगे बढ़कर उसको सीधा किया और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो शख्स अरशद भट्टी था। अरे ये तो अरशद भट्टी है। शहजाद ने हैरान होकर कहा, शायद मर गया। तुम्हारी ईंट जानलेवा साबित हुई। नहीं, इसने खुदकुशी की है। ये देखो, इसकी कनपट्टी में गोली लगी है। पिस्तौल ये रहा। चचा हैदर ने फर्श पर से पिस्तौल उठाकर कहा, ये गत्ते खान का दोस्त था। इसने ही कल हमारी जेबें साफ की थीं और यही शख्स रात को गत्ते खान के साथ आया था। मैंने कहा, मगर इसने खुदकुशी क्यों की? शहजाद ने पूछा।
इसने खुदकुशी नहीं की, मेरा ख्याल है कि इसको गत्ते खान ने कत्ल कर दिया है। मैंने कहा, वो किस लिए? हैदर खान ने पूछा। वो इसलिए कि ये शख्स बुरी तरह जख्मी था, गत्ते खान के साथ भाग ना सकता था। गत्ते खान जानता था कि अगर ये जिंदा पुलिस के हाथ आ गया तो उसके सारे राज अफशा कर देगा और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उसने इसको कत्ल कर देना ही बेहतर समझा। मैंने हैदर चचा को समझाया। अब समझा? वाकई बेटे, तूने बड़ा दिमाग पाया है। इसे गत्ते खान ही ने कत्ल किया है। मगर वो खुद कहाँ गया? चचा हैदर ने कहा, इस तहखाने में कुछ और चोर दरवाजे भी होंगे जिनका हमें इल्म नहीं है। मैंने इधर उधर देखकर जवाब दिया। फिर तो हमें वो दरवाजे तलाश करने होंगे। शहजाद बोला, ये काम बाद में होता रहेगा, सबसे पहले हमें इस मामले की इतला पुलिस को देनी चाहिए। हैदर चचा ने कहा, मगर इस लाश का क्या करें? इसको यहाँ छोड़कर जाना भी तो मुनासिब नहीं। मुमकिन है गत्ते खान इसे गायब कर दे। मैंने कहा, पुलिस के आने तक हम यहीं बैठेंगे, चचा हैदर ने कहा, और उसी वक्त उन्होंने 2 आदमियों को थाने इतला देने के लिए भेजा। काफी देर तक हम लोग तहखाने के बाहर बैठे पुलिस का इंतजार करते रहे। रह रहकर यह ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था कि गत्ते खान क्या चीज चुराने हमारे कमरे में आया था। नक्शे के दूसरे हिस्से की बात का उसको किसी तरह इल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बात हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता था कि राजगोपाल के ताबूत में से हमें दूसरा नक्शा भी मिला है। फिर वो क्या चीज थी जिसे वो चुराना चाहता था? इसके साथ मुझे अरशद भट्टी का भी ख्याल आया, जिसने उस वीराने में हमें बेहोश करके हमारी तलाशी ली थी। जाहिर है कि वो 30-40 रुपयों के लिए ये काम नहीं कर सकता था। उसे किसी और चीज की तलाश थी, और जब वो चीज उसे नहीं मिली तो वो हमारे रुपए ही निकाल कर ले गया। जूं जूं मैं सोचता था हैरत बढ़ती जाती थी। मैंने अपने साथियों को चुपके से समझा दिया था कि वो खजाने से मुतल्लिक कोई बात किसी को ना बताएं। साफ कह दें कि यह शख्स हमारे कमरे में चोरी की नीयत से आया था। हमें नहीं मालूम कि वो क्या चुराना चाहता था। 1 घंटे के बाद पुलिस के 4 सिपाही और 1 थानेदार वहां पहुंचे। वो सब लोग नए थे। सईद खान खुद नहीं आया था, उसकी जगह उसका मातहत थानेदार तफ्तीश के लिए आया था। उसने आते ही हमारे बयान लिए, मौका देखा, लाश का मुआयना किया और कोई पौ फटने के करीब उसने अपना काम खत्म किया। फिर लाश को तांगे में रखवाया और वापस चला गया। हम लोग भी गांव वापस आ गए। रात के वाकयात ने मुझे और भी खौफजदा कर दिया था। अब ये बात यकीनी थी कि गत्ते खान खजाने को खुद हासिल करना चाहता था और इसी वजह से वो हमारा जानी दुश्मन बन गया था। वो रात मुझ पर गोली चलाने से इसलिए बाज रहा कि गोली की गूंज से गांव के लोगों के जाग उठने का डर था, वरना वो मुझे कभी मुआफ न करता। लेकिन ये उसकी हमाकत थी। दूसरी हमाकत उसने ये की कि जब हम तहखाने में उसे तलाश कर रहे थे, उस दौरान में वो बड़ी आसानी से मेरा ट्रंक चुरा सकता था, जिसमें नक्शे का दूसरा हिस्सा बंद था। मगर मुझे खुदा ने इस मुसीबत से बचा लिया। तीसरे रोज तहखाने के कत्ल की खबर अखबारों में छप गई। इसके साथ ही मेरी, शहजाद और इशरत की तस्वीरें भी छपीं। जोधपुर में 6-7 दिन बड़ा हंगामा रहा। सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने खुद आकर तहखाने का मुआयना किया, हमें शाबाश दी और किला बुस्तान में 2 सिपाहियों को 2 माह के लिए मुस्तकिल पहरे पर लगा दिया। इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाकों की पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया गया और पुलिस के सैकड़ों जासूस गांव गांव करिया करिया फैल गए। गत्ते खान की गिरफ्तारी के इनाम में भी 5000 रुपये का इजाफा कर दिया गया, मगर वो बदमाश किसी के हत्थे ना चढ़ा। और फिर चंद दिन बाद अजायब घर के मुंतजिम साहब भी जोधपुर तशरीफ ले आए। उनकी मौजूदगी में राजगोपाल की लाश संदूक से निकाली गई। सारे गांव वालों ने बारी बारी लाश को देखा और फिर हम तीनों को देखा। वो हमारी तरफ यूं देख रहे थे जैसे हम भी उस लाश का एक हिस्सा हैं। उनकी जुबान हमारी बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ करते सूखी जा रही थी, मगर हम तीनों मुंह लटकाए फिर रहे थे जैसे हमारा कुछ खो गया हो। और वाकई यह हकीकत थी कि हम अपना सब कुछ खो चुके थे। हमारे रास्ते में हमारी शोहरत दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अब हमारे लिए मुमकिन न रहा था कि हम राजदारी के साथ खजाने को तलाश कर सकते। कई दिन गुजर गए। हम हवेली के कमरे में लेटे लेटे तंग आ जाते तो घबराकर किले की तरफ निकल जाते। गर्मी का जोर बढ़ता ही जा रहा था। उस रोज बारिश के बाद फिर आसमान पर कहीं बादल नजर न आए। गत्ते खान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मारती फिर रही थी। तहखाने पर भी 2 सिपाही हाथ में बंदूकें थामे सारा दिन पहरा देते रहते थे। 8 दिन तक वो सिपाही बड़ी दिलजमई के साथ वहां जमे रहे, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गए। आहिस्ता आहिस्ता धूल बैठती गई और जब लोगों की तहखाने के मामलात में दिलचस्पी कम हो गई तो हमने एक बार फिर अपनी सरगर्मियां तेज कर दी और गत्ते खान की तलाश में दूर दूर तक घूमने लगे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, मगर कामयाबी का दूर दूर तक निशान नजर न आता था। अगर वो गत्ते खान कम वक्त बीच में ना टपक पड़ता तो अब तक मैं खजाने का खोज लगा लेता, मगर उसने मेरी कोशिश पर पानी फेर दिया। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और उसकी गिरफ्तारी किसी भी लम्हे मुमकिन थी, मगर मैं दुआएं मांग रहा था कि वो गिरफ्तार ना हो, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की सूरत में ये नामुमकिन था कि हम उससे नक्शे के दूसरे हिस्से को हासिल कर सकते। पुलिस तो शायद हमें उससे मिलने भी ना देती। इन हालात में उसका आज़ाद रहना और खजाने की तलाश जारी रखना ही बेहतर था।
मगर वो कहाँ जा छुपा था किसी को भी इस बात का पता न था, और दिन थे कि बस भागे जा रहे थे। इस चक्कर में 12 दिन गुजर गए। 13वें दिन हम असर की नमाज के बाद यूं ही फिरते फिराते साईं रहमत के पास जा पहुंचे। चुपशाह के मज़ार पर खामोशी तारी थी। साईं रहमत कुएं की मुंडीर पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। हुक्के की नय उसके मुंह में थी। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब जा पहुंचे, मगर उसे खबर भी ना हुई। साईं जी, अस्सलामु अलैकुम, शहजाद ने कहा। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। आओ बाबूजी आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेख्याली में हुक्के की नय उसके हाथ से छूट गई और हुक्का एकदम जमीन पर आ रहा। हद तेरा भला होवे, तेरा भी आखिरी वक्त आ पहुंचा था। साईं ने बड़े ही उदास लहजे में कहा। कोई बात नहीं साईं जी, कभी कभी चीजों को टूटने की भी इजाजत दे दिया करें, इशरत ने कहा। कमाल करते हो बाबूजी, मैं आजिज भला किसी को कैसे जिंदा रख सकता हूँ। ये सब मेरे मौला के काम हैं। इस चिलम का वक्त आ पहुंचा था। साईं रहमत नजरें खला में गाड़ते हुए बोला। खुदा मालूम क्या बात थी, उस रोज वह बेहद उदास नजर आता था। मैं चारपाई निकाल लाऊं, ये कहकर वो कोठरी की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अंदर ही बैठ जाएंगे, मैंने कहा, और हम सब कोठरी की तरफ बढ़े। मगर कोठरी में ताला लगा हुआ था। अरे, ताले की चाबी कहाँ गई? आज तो खुदा जाने कैसा मनहूस दिन चढ़ा है। रहमत साईं ने जल्दी जल्दी अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ साईं जी, खैरियत तो है? शहजाद ने पूछा। खैरियत कहाँ भाई, सुबह से बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब चाबी खुदा जाने कहाँ गिर गई है। साईं रहमत ने कहा। आपने ताला क्यों लगाया था? दरवेशों को चोरों का क्या डर, मैंने कहा। ये बात नहीं बाबूजी, मिट्टी का प्याला भी चोरी हो जाए तो दुख होता है। मुझे आज जरा दो एक जगह जरूरी काम से जाना पड़ा। अभी आपके आने से जरा देर पहले वापस आया हूँ। अब ये ताला तोड़ना पड़ेगा, तब कोठरी में जा सकूंगा। कोई बात नहीं साईं जी, हम बाहर ही बैठ जाएंगे, मैंने कहा। हम तो आपको ये बताने आए थे कि उस रोज बारिश में जो आदमी भीगता हुआ यहाँ आया था, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। वो गत्ते खान का साथी था, इशरत ने कहा। मगर जो ही उसके मुंह से ये बात निकली, साईं रहमत के चेहरे की रंगत जरा देर के लिए बदल सी गई। उसने फटी फटी निगाहों से हमें बारी बारी देखा और फिर जब्त करके बोला। वो किस्सा मैं सुन चुका हूँ बाबूजी, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने सुना है उसने आपको कोई नशे वाली शय पिला दी थी। पिला नहीं दी थी, खिला दी थी, और वो थे बिस्कुट, जिन्हें खाते ही हम तीनों बेहोश हो गए थे। हम कुछ देर रहमत साईं के पास बैठे और फिर वहां से चल दिए। रास्ते में मैंने अपने दोस्तों से कहा कि रहमत साईं के अंदर जरूर कोई फरेब है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ तो हर आदमी तुम्हें अपना दुश्मन मालूम होता है। आखिर हम किस किस से लड़ेंगे? इशरत ने परेशान होकर कहा। रहमत साईं के मुतल्लिक मेरी बातें इशरत को नागवार गुजरी थीं। वो इस शख्स को कोई बड़ा ही नेक पारसा दरवेश समझ रहा था। मेरी ये बातें यूं ही ना फेंक दो। अगर यकीन नहीं आता तो चलो चलकर खुद देख लो। अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो, इशरत जोश में भर कर बोला, तो मैं साईं के कदमों में सर रखकर मुआफी मांगूंगा और फौरन उसका मुरीद हो जाऊंगा। हम तीनों चक्कर काटकर वापस चुपचाप के कुएं के करीब जा पहुंचे और एक छोटे से टीले की ओट में बैठकर रहमत साईं को देखने लगे। हमें उससे रुखसत हुए मुश्किल से 20 मिनट गुजरे थे। वो कुएं की मुंडीर पर खड़ा कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर उसने कमीज की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरा अंदाजा ठीक था, चाबी तो उसकी जेब में मौजूद थी। शहजाद ने हैरान होकर कहा, तुम मुझे पागल समझते हो? मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैंने जरा अकड़ कर कहा, गुरुजी, आपको कौन पागल समझ सकता है? हम खुद पागल हैं जो आपकी बात ना समझ सके। इशरत ने झीम कर जवाब दिया। अब आपके क्या इरादे हैं? शहजाद ने मुझसे पूछा। हम देखेंगे कि ये साईं का बच्चा क्या करता है। आज की रात तुम्हें इसी वीराने में बसर करनी होगी, मैंने कहा। हम तैयार हैं, मगर मुझे ये तो बता दीजिए कि रहमत साईं की जासूसी और खजाने की तलाश का आपस में क्या ताल्लुक है? इशरत ने पूछा। ये साईं गत्ते खान का आदमी है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और इसी के जरिए हमें गत्ते खान का पता लग सकता है। इतने में रहमत साईं कोठरी से बाहर निकल आया। सूरज शाम की दहलीज पर सर रख चुका था और दिन की रोशनी मांद पड़ती जा रही थी। इस टीले के पीछे बैठकर हम अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। रहमत साईं ने कपड़े उतारकर लंगोट कसा और कुएं में से पानी निकालकर नहाने लगा। नहा धोकर उसने काली कमीज, काली शलवार और काली पगड़ी पोठोहारी अंदाज में पहनी। फिर कोठरी को ताला लगाया और हाथ में लंबी सी लाठी लेकर चुपचाप के कुएं की मगरबी सिमत को रवाना हो गया। 5-6 मिनट तक हम यूं ही दम साधे बैठे रहे और जब हमें यकीन हो गया कि वो काफी दूर निकल चुका है तो दबे पांव चुपचाप के कुएं की तरफ बढ़े। अब अंधेरा फैल चुका था। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी कोठरी के दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा था। हम इस कोठरी के अंदर जाना चाहते थे मगर कोई रास्ता नजर न आता था। वो चारों तरफ से बंद थी। उसके पिछली तरफ एक पुरानी तर्ज का रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाख लगी हुई थी, मगर इन सलाखों को तोड़ना आसान काम ना था।
क्या ख्याल है, हुक्म हो तो ताला तोड़ दें? इशरत ने दबी आवाज में पूछा। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, आज नहीं तो किसी दिन फिर सही, मगर हम इस साईं की तलाशी जरूर लेंगे, मैंने जवाब दिया। अरे वो देखो, शायद कोई शख्स इधर आ रहा है। अचानक शहजाद ने बाएं तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई शख्स लंबे लंबे डग भरता हुआ मजार की तरफ आ रहा था। हम एक लम्हा जाया किए बगैर फौरन मजार के बाहर एक छोटे से बागीचे में जा घुसे। उसमें अमरूदों के चंद ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके साए में खड़े होकर हम आने वाले शख्स को देखने लगे। वो शख्स कुएं के पास से गुजरकर सीधा कोठरी की जाने बढ़ा और टॉर्च की रोशनी में ताला देखकर जेब से चाबी निकालने लगा। उस शख्स को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने भी वैसे ही स्याह कपड़े पहन रखे थे जैसे अभी अभी साईं रहमत पहन कर गया था। ये तो रहमत साईं का भाई मालूम होता है, शहजाद ने मेरे कान में कहा। चुप रहो, ये बातों का वक्त नहीं, मैंने उसे पीछे धकेल दिया। अजनबी ने कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। हम चुपचाप उन दरख्तों के नीचे खड़े रहे। मैं कोई फैसला न कर सका। जी चाहता था कि इस शख्स के पीछे पीछे कोठरी में जा घुसूं, मगर यह बात अक्लमंदी के खिलाफ थी। मुमकिन है उस शख्स के पास पिस्तौल हो और वह मुझ पर वार कर दे। 15-20 मिनट इसी शशोपांजे में गुजर गए कि एक बार फिर दरवाजा खुला और उस शख्स ने कोई वजनी शय कोठरी से बाहर निकाली और दरवाजे को ताला लगाकर एक लम्हे के लिए कुएं के पास रुककर चारों तरफ देखने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो उसने बड़ी मुश्किल से वो वजनी चीज जमीन पर उठाकर सर पर रखी। अरे बाप रे! मजार के सामने से जब वो गुजरा तो जालियों में से आने वाली धुंधली रोशनी में मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सर पर वैसा ही एक संदूक था जैसा मैंने उस रात उन अजनबी लोगों के सरों पर किला बुस्तान में देखा था। वो शख्स तेज तेज कदम उठाता हुआ दूर निकल गया। ये संदूक तो उन संदूकों से मिलता जुलता है जो मैंने किला बुस्तान से रात को निकलते देखा था। मैंने अपने साथियों को बताया, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए, ये तो कोई बड़े स्मगलर मालूम होते हैं, इशरत ने कहा। मैं फौरन इस तजवीज़ पर रजामंद हो गया। हम दबे पांव बागीचे से बाहर निकले और तेजी से उस शख्स के पीछे भाग गए जो हमसे काफी दूर जा चुका था। मेरा तो ख्याल है कि हम उसे यहीं पकड़कर कत्ते खान के बारे में पूछगिछ करें। अकेला आदमी हमारा क्या बिगाड़ सकता है, शहजाद ने कहा। हाँ, ये बेहतर रहेगा। इशरत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं है भाई। अगर उसके पास पिस्तौल हुआ तो इस जंगल में ये हमें बेमौत मार देगा, मैंने कहा। तुम इस बात की फिक्र न करो, हम चक्कर काट कर आगे किसी जगह छुप कर बैठ जाएंगे और जो ही ये हमारे करीब पहुंचेगा उसे हम एकदम पकड़ लेंगे, शहजाद ने कहा। अच्छा भाई, ये भी कर देखो, मगर उसे यूं अचानक पकड़ लेने से हम गत्ते खान का राज उससे कभी ना हासिल कर सकेंगे, मैंने कहा। ना सही, कम अज कम हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि इन संदूकों में क्या है, इशरत ने कहा। अब वो शख्स हमसे सिर्फ एक फरलांग दूर था। हमने वो रास्ता छोड़ दिया और पगडंडी से हटकर एक फरलांग का चक्कर काटकर उससे आगे निकल गए। एक जगह बहुत सी घनी झाड़ियां थीं। हम तीनों उनकी ओट में बैठकर उस शख्स का इंतजार करने लगे। हमारे दिल बिल्लियों उछल रहे थे। एक एक लम्हा भारी मालूम हो रहा था। कई बार मैं गर्दन उठा उठाकर उसे देख चुका था। तारों की रोशनी उस वीराने में सूरज का काम दे रही थी, मगर 15-20 मिनट गुजर गए और वो शख्स नजर न आया। उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? मैंने अपने साथियों से कहा। आ जाएगा, यहीं कहीं होगा, शहजाद ने कहा। अचानक दूसरी तरफ से घोड़ों के टापों की आवाज आई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती गई। कुछ देर बाद एक आदमी घोड़े पर बैठा तेजी से हमारे सामने की पगडंडी पर गुजरा। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने घोड़ा रोक लिया और कड़क कर बोला, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे, ये तो गत्ते खान की आवाज है, शहजाद ने कहा। इसके साथ ही किसी शख्स की सहमी हुई आवाज आई। मेरी जेब से बटवा गिर गया है खान, उसे ढूंढ रहा हूँ। दफा कर बटवे को, चल मेरे पीछे बैठ, 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो रहमत किधर गया और दूसरा संदूक कहाँ है? रहमत कोठरी में नहीं था और वहां दूसरा संदूक भी मौजूद ना था। फिर वह संदूक लेकर किसी दूसरे रास्ते से जा रहा होगा। अच्छा, तुम मेरे पीछे बैठो, गत्ते खान ने कहा। उस आदमी ने संदूक गत्ते खान के आगे रख दिया और खुद उसके पीछे बैठ गया। चंद ही लम्हों में वो नजरों से ओझल हो गया। अब क्या इरादे हैं? शहजाद ने कहा। वापस चलते हैं, आज का काम खत्म। जिंदगी रही तो कल फिर इधर आएंगे और जब तक गत्ते खान से नक्शा वापस नहीं लेंगे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा। और हम उसी वक्त वापस हो लिए। पहर रात गुजर चुकी थी। हम गांव पहुंचे तो हवेली की छत पर शहजाद के अब्बा और उसके चचा बैठे थे। हुक्के का दौर चल रहा था। हमें देखते ही चचा गुलाम हैदर भड़क उठे, बोले, गजब खुदा का लड़को, तुम आखिर ये क्या ड्रामा खेल रहे हो? सारा दिन आवारागर्दी के लिए कम है जो रात को भी चैन से नहीं बैठते। देखो मियाँ अशरफ, तुम भी मेरे बेटे हो, मगर मैं सच कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी इन बातों से बड़ा खौफ आता है। या तो सच सच बता दो कि तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो, या फिर यहाँ से चले जाओ। मैं अपने लड़के से महरूम नहीं होना चाहता। मैं किसी ऐसे शख्स को अपने यहाँ मेहमान नहीं रख सकता जो मेरी औलाद को बिगाड़ता फिरे। अब्बा जान, शहजाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर चचा गुलाम हैदर ने उसे बुरी तरह डांट दिया। चुप रह नालायक,
मैं तेरे सारे करतूत देख रहा हूँ। अगर तू मेरे कहे में ना रहा तो याद रख, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे ऐसी औलाद की ज़रूरत नहीं जो मेरा कहना न माने। अगर आप मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करते तो मैं सुबह ही चला जाऊंगा, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरी ये बात उन पर बिजली बनकर गिरी। वो एकदम नरम पड़ गए और बोले, बेटे तुम आग से खेल रहे हो। गत्ते खान छटा हुआ बदमाश है, पुलिस तक उससे डरती है। तुम्हारी तो हकीकत ही क्या है? अगर तुमने ज्यादा दिक्क किया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। चचा गुलाम हैदर देर तक हमें नसीहतें करते रहे और हम सर झुकाए बड़ी सादतमंदी से खड़े सुनते रहे। जब वो बोल बोलकर थक गए तो हुक्का उठाकर नीचे उतर गए। खाना नीचे कमरे में रखा ठंडा हो रहा था। हमें बहुत भूख लगी थी, मगर बुजुर्गों की लान तान से तबीयत ऐसी बुझी कि हम देर तक गुमसुम बैठे रहे। शहजाद को इस बात का गम था कि उसके अब्बा ने उसके मेहमान की बेइज्जती की है, मगर बात कुछ ऐसी थी कि हैदर चचा अपनी जगह सच्चे थे और हम अपनी जगह। अगर उन्हें मालूम होता कि हम किस मकसद के लिए इस वीरानी की खाक छान रहे हैं तो वो कभी हमें इस तरह न डांटते, बल्कि मुमकिन था कि हमारी हिम्मत बंधाते और इस मुहिम में हमारी जी जान से मदद करते। चचा गुलाम हैदर के जाने के बाद हमने खाने के चंद लुकमे जहर मार किए और खामोशी से अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। तबीयत बहुत उदास थी। मेरा दिल चाहता था कि अभी अभी यहाँ से रवाना हो जाऊं। यह सारा काम मुझे घिनौना और मकरूह महसूस होने लगा था। यूं लगता था जैसे मैं भी गत्ते खान से कुछ कम बुरा आदमी नहीं हूँ। अब तक मैंने जानबूझकर उस इलाके में अपनी आवारागर्दी का मकसद किसी को नहीं बताया था और अपने साथियों को भी इस मामले में मुंह बंद रखने के लिए मजबूर करता रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि शहजाद के अब्बा के दिल में भी तरह तरह के शक पैदा होने लगे। एक दो दिन की बात होती तो ठीक था, बात आई गई हो जाती, मगर वहां तो हफ्ते इसी परेशानी में गुजर रहे थे। शहजाद को उस रात अपने अब्बा की बातों पर बहुत रंज पहुंचा था, मगर मामला ऐसा था कि वो उनसे खुलकर बात नहीं कर सकता था। मुझे इस खामोशी से सख्त वहशत हो रही है। कोई बात करो वरना मैं नीचे छलांग लगा दूंगा, इशरत ने उकता कर कहा। क्या बात करें दोस्त, हम अजीब सी मुश्किल में फंस गए हैं, मैंने बड़े उदास लहजे में जवाब दिया। अबे कव्वे, अगर इतनी ही हिम्मत थी तो फिर इधर का रुख ही क्यों किया था? इशरत बोला। बात को मजाक में मत डालो, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं? शहजाद ने कहा। अरे तो भाड़ में जाओ तुम सब, यूं बैठे हो जैसे नमाजे जनाजा पढ़ने आए हो। लानत है तुम जैसे मर्दों पर के जरा सी बात पर तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, इशरत ने तैश में आकर कहा। तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करें, कोई तदबीर समझ में नहीं आती। साईं रहमत भी गत्ते खान का साथी है, उसे हम रिश्वत देकर अपने साथ नहीं मिला सकते, शहजाद ने कहा। रिश्वत कैसी? हम उसे कल ही पकड़कर ऐसे जूते मारेंगे कि वो सब कुछ उगल देगा, इशरत ने कहा। मगर मुझे तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं है। मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। रावलपिंडी में मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम सुहेल पाशा है। बड़ा लंबा तड़ंगा जवान है। मैं उसे लेकर किसी दिन यहाँ आऊँगा और साईं रहमत के पीछे उसे लगा दूंगा। अगर हम साईं रहमत का पीछा करेंगे तो वो चौकन्ना हो जाएगा। देखो भाई, अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद ही करो, हम किसी चौथे आदमी को अपनी इस मुहिम में शामिल करना नहीं चाहते, इशरत बोला। जी हाँ, इशरत बिल्कुल ठीक कहता है। ये सुहेल पाशा साहब वहीं अच्छे लगते हैं, उन्हें इस चक्कर में फंसाने की जरूरत नहीं, शहजाद ने कहा। तो फिर इसका एक ही तरीका है कि मैं ये शलवार उतार दूं और तहमद बांध लूं और फिर सर मुंडा कर और भेस बदल कर रहमत साईं का पीछा करूं, मैंने कहा। अरे वाह, ये तरीका बेहतर रहेगा, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, इशरत बोला। मगर फर्ज करो कि किसी तरह तुम गत्ते खान तक पहुंच गए तो फिर क्या करोगे? शहजाद बोला। करूंगा क्या? उसके मकान की तलाशी लूंगा, अगर वो नक्शा मिल गया तो लेकर वापस आ जाऊंगा और फिर गत्ते खान को पकड़वा दूंगा, मैंने कहा। उसे पकड़वाना तो हमारा फर्ज है, इशरत बोला। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उसे नक्शा हासिल करने से पहले गिरफ्तार करवा दिया तो वो कभी ये नहीं बताएगा कि उसने वो नक्शा कहाँ रखा है, मैंने कहा। अगर वो नक्शा ना भी मिला तो भी हमें 5000 रुपया तो बहरहाल मिल ही जाएगा, शहजाद बोला। भाई कसम है, मैंने तुमसे ज्यादा सस्ता आदमी कोई नहीं देखा। कहाँ वो लाखों रुपए का खजाना और कहाँ ये 5000, मैंने कहा। अगर तुम्हारी ऐसी ही नियत है तो फिर इस 5000 से भी हाथ धो बैठोगे, इशरत ने कहा। भाई मैं उसे गिरफ्तार भी कराऊंगा, मगर नक्शा हासिल करने के बाद, मैंने कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी समझ में आए करो, ये सारा शैतानी चक्कर तुम्हारा ही चलाया हुआ है, तुम खुद ही इससे निपटो, इशरत ने कहा। फिक्र न करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस जरा दिन चढ़ने दो। समदू से कहो कि नीचे दरवाजे के सामने चारपाई बिछा ले, मैंने कहा। हाँ, कमरे की हिफाजत बहुत जरूरी है, मैं बशीर से कहता हूँ कि वो भी नीचे ही सो रहे। ये कहकर शहजाद नीचे उतर गया। रात आराम से गुजर गई, कोई हादसा पेश नहीं आया। सुबह उठकर हम सब ने नहा धोकर नाश्ता किया। शहजाद गांव के हजाम को बुला लाया, फिर उसने उस तरह से मेरे सर के बाल मोड़ दिए। सूरत तो बेढंगी हो गई, मगर बाल उतरने से दिमाग हल्का फुल्का हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने सर मुंडवाया था। हजाम भी हैरान था कि अचानक बाबू को क्या हो गया। शहजाद और इशरत तो देर तक कहके लगाते रहे।
اب مجھے فقیر بننا تھا جس کے لیے تمام ساز و سامان کا انتظام شہزاد کے سپرد تھا۔ اس نے فوراً ایک پیلے کھدر کا کرتا اور ایک تہمد مجھے لا کر دے دیا۔ گاؤں میں ایک ملنگ رہتا تھا، شہزاد نے اس سے مجھے کانچ کا کڑا، لوہے کی کھونٹی اور ایک لمبی سی مالا لا کر دے دی۔ میں نے اسی روز شام سے ذرا پہلے وہ کپڑے بغل میں دبائے اور سر پر تولیہ رکھ کر گاؤں سے باہر نکل گیا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا اور ایک ٹارچ تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں حویلی ہی میں رخصت ہو آیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ گاؤں میں رہ کر میری واپسی کا انتظار کریں۔ میری جیب میں سفر خرچ کے لیے کافی روپے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گتے خان کی تلاش میں مجھے کافی دوڑ دھوپ کرنا پڑے گی۔ گاؤں کے باہر قلعے کے قریب پہنچ کر میں نے وہ لباس تبدیل کیا اور پرانے لباس کو گٹھری میں باندھ کر چپ چھا کے کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے ہی میں شام ہو گئی اور تاریکی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر میں ان سب باتوں سے بے پرواہ تھا۔ ایک لگن تھی جو مجھے کشاں کشاں منزل کی طرف دھکیل رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے چپ چھا کے مزار کی جالیوں میں سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی دھندلی سی روشنی نظر آئی۔ میں اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ سانس پھول گیا تھا۔ چراغ کی روشنی دیکھ کر میں نے اپنی رفتار سست کر لی، اور جب ذرا میرے حواس درست ہوئے تو اللہ کا نام لے کر مزار کے احاطے میں قدم رکھا اور حق یا علی کا نعرہ لگا کر سارا مزار سر پر اٹھا لیا۔ چراغ کی روشنی میں نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ میں نے روپ دھارنے میں عمر و یار کو بھی مات کر دیا تھا۔ میں پورا جوگی معلوم ہو رہا تھا۔ رحمت سائیں چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میری آواز سن کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے بڑے غور سے دیکھ کر بولا، آؤ سائیں بابا آؤ، ادھر سرہانے کی طرف بیٹھو۔ میں بھی اکیلا بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا تھا، کہاں سے آنا ہوا؟ ایسے ہی پھرتے پھراتے ادھر آ نکلا ہوں بابا، سوچا چلو بابا چپ شاہ کو سلام کریں۔ میں نے آواز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے بابا، اس وقت میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کھانا تو اس وقت مل نہ سکے گا، رات ہو گئی ہے۔ رحمت سائیں نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، ادھر جودھ پور میں ایک سخی نے ہمیں کھانا کھلا دیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو لو حقہ پیو، لائل پور کا خالص دیسی تمباکو ہے۔ اس نے حقے کی نئے میری طرف بڑھائی۔ نہیں بابا، میں حقہ نہیں پیتا، میرے مرشد نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں نے بڑی عیاری سے کہا، کون مرشد ہیں تمہارے جو حقے کو منع کرتے ہیں؟ سائیں رحمت نے حیران ہو کر کہا، ادھر لاہور سے پرے چھانگا مانگا کے جنگل میں ایک ننگ دھڑنگ فقیر سائیں مٹی والا رہتا ہے، وہی میرا مرشد ہے۔ وہ چاہے تو زمین کو شک کر دے اور آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بڑا کرنی والا مرشد ہے میرا۔ بابا، اس نے میرے انگ انگ کو جکڑ رکھا ہے۔ میں نے کچھ ایسی اداکاری سے جملے کہے کہ سائیں رحمت ایک دم پائنتی کے آخری سرے پر جا پہنچا۔ یہ فکرے میں نے ایک فقیر سے سن رکھے تھے جو اکثر ہماری گلی میں آیا کرتا تھا اور جس سے میں کرید کر الٹے سیدھے سوال پوچھا کرتا تھا۔ اللہ سونا جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ رحمت سائیں نے خالص فقیری لہجے میں بات کی اور پھر کچھ سوچ کر بولا، مگر بابا تمہاری عمر تو بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ فقیر عمر سے نہیں بنتا بابا لوگ، فقیر پیدا ہوتا ہے۔ میں پیدا ہوتے ہی دنیا سے بیگانہ ہو گیا اور 14 دن بغیر دودھ اور پانی کے گزار دیے۔ کسی نے میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا اور نہ میرے لبوں پر مسکراہٹ پائی۔ بابا لوگ فقیر بنتے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے مرشد نے مجھے 21 دن چلچلاتی دھوپ میں اور کڑاکے کی سردی میں بھوکا ننگا کھڑا رہنے کا حکم دیا اور میں نے وہ حکم پورا کر دکھایا۔ میں نے خوفناک راتوں میں خطرناک قبرستان کے اندر چلے کاٹے ہیں۔ میری عمر جتنی کچھ ہے اسی سولی پر ٹنگے گزری ہے۔ مجھے عمر سے کیا مطلب، میں تو مطلب سے مطلب رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی گمبھیر آواز سے کہا، جو چوروں کا ساتھی اس کو رونے گھوڑے ہاتھی، حق یا علی۔ میری یہ باتیں سن کر احمد سائی نے چارپائی چھوڑ دی۔ وہ اسی وقت کوٹری کے اندر گیا اور دودھ کا ایک پیالہ لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو بابا، اسے پی لو، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج تم جیسا اللہ کا پیارا خود چل کر یہاں آ گیا ہے۔ میں تو تمہارے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ بابا شاہ صاحب کے مزار کی خدمت کرتے مجھے کئی سال گزر گئے ہیں، مگر اب تک کسی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ میری تو عاقبت خراب ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر کرم کی نظر کرو اور مجھے وہ روشنی دکھاؤ جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو بابا لوگ، میں تو خود اس کے در کا بھکاری ہوں۔ میں نے دودھ کا گلاس حلق سے نیچے اتار کر بڑی عاجزی سے کہا، نہیں بابا جی، تم میرا وسیلہ بن جاؤ، میں تمہارے پاؤں کی خاک بن کر زندگی گزار دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں چپ شاہ کے قدموں میں رات نہیں گزارنے دو گے۔ میں نے بناوٹی غصے سے کہا، توبہ استغفار۔ بابا جی ایسا نہ کہو، یہ تمہارا دربار ہے، جہاں چاہو رہو۔ میں تو اس دربار کا ادنا خدمتگار ہوں۔ لو تم اس چارپائی پر سو جاؤ، میں تمہارے قدموں میں صف بچھا کر لیٹا رہوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا لوگ کہ تم زمین پر رہو اور ہم آسمان پر، یہ بات میرے مرشد کے حکم کے خلاف ہوگی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھ سے یہ گستاخی نہ ہوگی بابا جی۔ تم چارپائی پر سو گے اور میں زمین پر، تم میرے مہمان ہو۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، ہم تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہہ کر میں اس کے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس نے کوٹری میں سے ایک لمبی چوڑی صف نکالی اور اس پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔
वो मुझसे अभी और बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर मैंने उसे डांट दिया और कहा, अब खामोश हो जाओ और मुझे अपने मुर्शद की याद में खो जाने दो। सोने से पेशतर उसने कोठरी को ताला लगाना चाहा तो मैंने कहा, दरवेशों को इन तालों की क्या ज़रूरत है, कोठरी खुली रहने दो, मेरा मौला बड़ा निगहबान है। मेरी ये बात सुनकर उसने ताला अलग रख दिया और खामोशी से अपनी सफ पर आकर लेट गया। मैंने सोचा, रहमत साईं, तुझसे ज़्यादा अहमक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो गया है और छोटे मोटे खटके से उसकी आंख नहीं खुलेगी तो मैं आहिस्तगी से चारपाई पर से उठा और उसकी कोठरी में दाखिल हो गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे वो कोठरी बड़ी भयानक नजर आ रही थी। वहां मुझे कोई काम की शय दिखाई ना दी। रहमत साईं के रोज़मर्रा इस्तेमाल के चंद बर्तन औंधे सीधे पड़े थे और एक तरफ अलंगनी पर कुछ कपड़े टंगे थे। मैं मायूस होकर बाहर निकल आया और चारपाई पर आकर लेट गया। आधी रात गुजर गई मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। 2 हाथ के फासले पर रहमत साईं गहरी नींद के मजे लूट रहा था और साईं था कि बिस्तर पर पड़ा करवटें बदल बदल कर थक गया था। अचानक मुझे दूर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाला चुप शाह के मजार की पिछली तरफ चंद लम्हों के लिए रुका और फिर दबे पांव हमारी तरफ बढ़ने लगा। इस अरसे में मैं चादर को जिस्म पर पूरी तरह तान चुका था, सिर्फ एक आंख बाहर निकली हुई थी। आने वाली शख्स ने मेरी चारपाई की तरफ बड़े गौर से देखा और फिर टॉर्च जलाकर साईं रहमत की तरफ बढ़ा और उसे आहिस्ता से जगाने लगा। कौन है? साईं रहमत ने हड़बड़ा कर उठते हुए पूछा। साईं, आज तो तू घोड़े बेचकर सोया। मेरे यार, क्या बात है? कौन? मंगी खान। तू इस वक्त इधर कैसे आया? मैंने सुना था तू पेशावर जा रहा है। जा तो रहा था मगर उस खान की अकल पर पर्दा पड़ गया है। उसने मुझे तेरी तरफ भेजा है। क्यों, खैर तो है? खान ने तुझे इस वक्त मेरे पास क्यों भेजा है? खैर ही है, मगर ये तुम्हारी चारपाई पर आज कौन सोया है? कोई मलंग है, फिरता फिराता इधर आ निकला है। बहुत पहुंचा हुआ शख्स है। मगर तू इन बातों को छोड़, ये बता के खान ने तुझे क्यों भेजा है? यार, वही खजाने के नक्शे का किस्सा है। खान का मगज फिर गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर छापे मार रही है। उसे कहा भी कि बाबा किसी तरफ निकल जा, मामला ठंडा हो जाए तो फिर आ जाना, मगर वो कहता है कि इस नक्शे के साथ का कागज पैदा करके दो। एक आदमी पहले मरवा दिया था, अब पता नहीं क्या हो। वो लड़के ऐसे तेज हैं कि खुदा की पनाह। अच्छा, ज्यादा टर न कर, चल जरा उधर चल के बात करते हैं, साईं रहमत ने एकदम राजदारी के लहजे में कहा। उसे अचानक महसूस हुआ कि मेरी मौजूदगी में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसे मालूम कि मैं जाग ही रहा था। वो मंगी खान को साथ लेकर मजार के अहाते से बाहर निकल गया। मैं उनकी बातें सुनना चाहता था मगर उनके पीछे जाना खतरे से खाली ना था, इसलिए खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद रहमत साईं वापस आ गया। उसने सफ लपेट कर कोठरी में रखी और दरवाजे को ताला लगाकर दबे पांव बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने चादर उतारकर अलग फेंकी, जूता पहनकर तकिए के नीचे से अपनी गठरी उठाई और उन दोनों के पीछे चल पड़ा। जोधपुर वहां से 7 मील दूर था। चांद निकल आया था जिसकी पीली उदास चांदनी में मुझे रहमत साईं और मंगी खान तेज तेज कदम उठाते हुए साफ नजर आ रहे थे। मुझे हर कीमत पर उनसे पहले जोधपुर पहुंच जाना चाहिए, मैंने दिल में सोचा और दाईं तरफ 3-4 फरलांग का चक्कर काटकर पूरी कुव्वत से गांव की तरफ भागने लगा। मैं जिंदगी में शायद ही कभी इतनी तेज भागा हूँगा। जब मैं हवेली के करीब पहुंचा तो सांस बुरी तरह फूला हुआ था और सारा बदन पसीने में शराबूर था। हवेली का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने उसे पीट डाला। कौन है? ये इशरत की आवाज़ थी। मैं हूँ अशरफ, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने हाँफते हुए कहा। वो सीढ़ी फलांगता हुआ तेजी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खोलकर मुझसे लिपट गया। तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अंदर चलो और दरवाज़ा बंद कर दो, मैंने उसे अंदर धकेलते हुए कहा। दरवाज़ा बंद करके हम अंदर पहुंचे। इस असना में हमारी आवाज़ सुनकर बशीर और समदू भी जाग चुके थे। क्या बात है बाबूजी, खैरियत तो है? बशीर ने पूछा। खैरियत नहीं है, हमें एक ज़बरदस्त मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गत्ते खान ने हमारा सामान चुराने के लिए 2 बदमाशों को भेजा है, वो बस आने ही वाले होंगे। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी सारा माजरा कह सुनाया। आज आ लेने दो उन्हें, इशरत बोला, बचकर नहीं जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी सलाह मशवरा किया और तय ये पाया कि गांव के 8-10 जवानों को इधर उधर छुपाकर बिठा दिया जाए। बशीर उसी वक्त हवेली की पिछली दीवार फांदकर बाहर निकल गया और गांव के 6-7 जवानों को हवेली में ले आया। उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां थीं। हमने 4 आदमियों को हवेली के बाहर जरा फासले पर बिठा दिया। मैं, शहजाद और इशरत हवेली के अंदर दरवाजे के पास छुप कर बैठ गए। बशीर और समदू दूसरे 2 जवानों को लेकर हमारे कमरे के बाहर दाएं तरफ दीवार के साए में जा बैठे और इस तरह हम अपने अपने मोर्चे संभाल कर दुश्मन का इंतजार करने लगे। कोई आध घंटे बाद हवेली के अंदर किसी के धम से कूदने की आवाज आई। इसके बाद चंद लम्हे खामोशी रही और फिर मुझे चांद की रोशनी में रहमत साईं का स्याह लिबास आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता नजर आया। वो खबीस दबे पांव चलता हुआ हमारे सामने से गुजरा। गीदड़ की तरह बार बार दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो मुझसे उस वक्त 6 गज के फासले पर होगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने लाठी हाथ में तोली और दबे पांव पीछे जाकर पूरी कुव्वत से उसकी पीठ पर दे मारी।
वो चंद लम्हों के लिए डगमगाया और फिर अपने आप को संभाल कर गुस्से से फुंकारता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो हम पर वार करता, बशीर और समदू ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में इस तरह जकड़ लिया कि वो हिल ना सका। ऐन इस वक्त हवेली के बाहर जबरदस्त शोर सुनाई दिया। यूं मालूम हुआ जैसे कोई रुई धुन रहा है। इसे रस्सियों से जकड़ लो, हम बाहर जा रहे हैं, मैंने समदू से कहा और हम तीनों हवेली का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ लपके। वहां नज़ारा ही कुछ और था। एक आदमी औंधे मुंह लेटा था और वो 4 आदमी उसे लाठियों से अंधाधुंध पीट रहे थे। इसे उठने दो, मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकते हुए कहा। उन्होंने मेरे कहने पर हाथ रोक लिए। मंगी खान, मैंने उसे उठाते हुए पुकारा, मगर वह बेहोश था। उसके सर में काफ़ी चोट आई थी। शहजाद, इसके लिए पानी लाओ, मैंने कहा। शहजाद भागा हुआ अंदर गया और पानी का गिलास भर कर ले आया। हमने मंगी खान को सीधा करके उसके हलक में पानी टपकाया और मुंह पर छींटे दिए तो उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। खुदा के लिए मुझे न मारो, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा। नहीं नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैंने उसे तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास दुरुस्त हुए और वो सीधा होकर बैठ गया। उसके पिस्तौल पर इशरत ने कब्जा कर लिया था। चोरों की खबर एकदम सारे गांव में फैल गई थी और हवेली के अंदर बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो लालटेनें उठा उठाकर उनको करीब से देख रहे थे। अचानक एक शख्स बोला, अरे ये तो रहमत साईं है। हद तेरा बेड़ा गर्क, मलंग के ये करतूत। समदू ने रहमत साईं के जख्मों पर ओपलों की राख डाल दी थी, जिससे खून निकलना बंद हो गया था। जब उसके हवास दुरुस्त हुए और उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उधर चचा गुलाम हैदर का बुरा हाल था। वो मेरे मुंडे हुए सर और खद्दर के पीले कपड़ों को देख देख कर हैरान हो रहे थे। इन बच्चों का खुदा ही हाफिज है। वो माथे पर हाथ मारकर बोले, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन बच्चों के पास ऐसी कौन सी दौलत है जिसको चुराने के लिए ये बदमाश बार बार हमला कर रही हैं। पहले गत्ते खान का एक साथी तय खाने के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठा, आज ये 2 आदमी मौत के मुंह से बचे हैं। मैं हैरान हूं कि ये सब क्या हो रहा है। गत्ते खान का इन बच्चों से आखिर क्या बैर है। फिक्र न करें चाचा जी, ये दोनों अब खुद बता देंगे कि ये किस चीज को चुराने आते हैं। एक नौजवान ने जवाब दिया और उस वक्त मेरा माथा ठिनका कि जिस बात को हम इतने दिन से छुपा रहे थे वो अब सबको मालूम हो जाएगी। रात के 2 बज चुके थे। हमने उन दोनों की मुश्कें कसकर उन्हें हवेली के कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और बशीर और समदू को दरवाजे के सामने चारपाइयां बिछाकर सुला दिया। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए शहजाद और इशरत के साथ छत पर जाकर सो गया। दूसरे लोग भी अपने अपने कमरों को चले गए। सुबह सवेरे अजान के वक्त शहजाद ने मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया। जरा नीचे तो देखो, कोठरी का दरवाजा चौपट खुला है। शहजाद की घबराई हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। हाय, मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और सीढ़ी फलांगता हुआ नीचे उतर आया। कोठरी का दरवाजा मुंह खोले खड़ा था और समदू और बशीर दोनों चारपाइयों पर बेसुध पड़े थे। मैंने घबराकर अपने कमरे की तरफ देखा तो कलेजा धक से रह गया। उसका दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं और शहजाद भागकर कमरे में दाखिल हुए तो मैं सर पीट कर रह गया। मेरा ट्रंक गायब था। शहजाद, हम बर्बाद हो गए, मैंने रूहानसी आवाज में कहा। दुश्मन जीत गया है। शहजाद की गम में डूबी हुई आवाज कमरे में गूंजी। मगर ये बशीर और समदू को क्या हुआ है, वो जागते ही नहीं। शहजाद ने कहा, इनको झिंझोड़ कर जगाओ, उन पर भरोसा करके हम बर्बाद हो गए, मैंने झल्ला कर कहा। हमने उन दोनों को बहुत पुकारा, हिलाया, झंझोड़ा, मगर वो तो मुर्दों से शर्त बांधकर सोए थे। इन्हें कहीं वो बेहोश तो नहीं कर गए, शहजाद ने कहा। मुझे भी यही शक है, मैंने जवाब दिया। समदू और बशीर की सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। नब्ज भी बहुत कमजोर थी। हमने काफी दौड़ धूप की मगर वो किसी तरह होश ही में नाते थे। आखिर हमने एक एक घूंट करके पानी उनके हलक में टपकाया, चेहरों पर छींटे दिए, सरों पर मालिश की, पाँव को हथेलियों से रगड़ा, तब उन्हें कुछ होश आया। हमने उनको सारा मामला समझाया तो वो फटी फटी निगाहों से हमें देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। नींद ही नींद में वो बेहोश हो गए थे। ये इशरत अभी तक क्यों नहीं जागा? कहीं उसे भी तो वो बेहोश नहीं कर गए? मैंने कहा और ऊपर जाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। ये तो बुखार में फूंक रहा है, शहजाद ने कहा। मुसीबत अकेली नहीं आती, इसे भी आज ही बुखार आना था, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। इसके माथे पर रुमाल भिगो कर रखो ताकि कुछ बुखार की हरारत कम हो जाए। शहजाद उसी वक्त नीचे जाकर पानी ले आया और मैं इशरत के सराहने बैठकर उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखने लगा, जिससे उसको कुछ अफाका महसूस हुआ और वो बात करने के काबिल हो गया। जब मैंने उसे ट्रंक की चोरी और उन दोनों बदमाशों के गायब हो जाने की बात बताई तो वो एकदम आपे से बाहर हो गया। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। बोला, जाकर देखो वो मलऊन गत्ते खान कहीं और कुछ ना निकाल कर ले गया हो। नहीं नहीं, फिक्र ना करो, वो और कुछ नहीं ले गया, बाकी सब चीजें महफूज हैं, मैंने उसे तसल्ली दी। सुबह का उजाला चारसू फैल चुका था। गांव के लोग बेदार हो गए थे और रात के वाकयात के मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आ रहे थे। हर शख्स के चेहरे पर फिक्र और तशवीश के आसार थे। चचा गुलाम हैदर तो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने उसी वक्त गांव के हकीम को बुला भेजा।
जिसने इशरत का मुआयना करके उसे दवा दी। एक तो इस चोरी का अफसोस, उस पर इशरत का बुखार। हम सब दोहरी मुसीबत में मुब्तला थे। हवेली में तिल धरने को जगह न थी। चचा गुलाम हैदर बार बार मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे। आखिर उनसे रहा ना गया। वो मुझे और शहजाद को एक तरफ ले जाकर बोले, बेटा मुझे तुम अपना दुश्मन ना समझो, खुदा के लिए सच सच बता दो, आखिर ये गत्ते खान तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? उसको चुराने के लिए। एक सिर्फ तुम्हारा ही ट्रंक रह गया था। मैं पुलिस में रपट लिखवाने जा रहा हूँ। थानेदार मुझसे यही सवाल पूछेगा। बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो बेटा। मैं तुम्हें कोई अच्छा ही मशवरा दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे तो मैं वादा करता हूँ कि ये बात किसी तक ना पहुँचने दूंगा। मैं सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं उनसे भेद छुपा सकता। मैं देख रहा था कि वो मेरे मुतल्लिक कोई गलत किस्म की राय कायम कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर आप वादा करें कि इस मामले को अपने तक ही रहने देंगे तो मैं आपको सारी बात बता दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता बेटा? मैं इस गांव का नंबरदार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त है और इस मामले में तुम्हारा बराबर का शरीक है। अगर तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि मैं तुम्हारे राज को महफूज रखूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। उनकी बातों का मेरे जहन पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि मैंने खजाने के नक्शे से लेकर आखिर तक सारी बात उन्हें बता दी। वो बड़ी हैरत से मेरी बातें सुनते रहे और जब मैं खामोश हो गया तो देर तक सर झुकाए कुछ सोचते रहे। अब क्या करना चाहिए अब्बा जी? शहजाद ने उन्हें खामोश देखकर पूछा। करना क्या है बेटा? गत्ते खान वो नक्शे ले गया है और जब तक तुम्हारे ये दोस्त यहाँ हैं वो इधर का रुख नहीं करेगा। हो सकता है कि वो साल 6 महीने के बाद इधर आए और किसी को कानो कान खबर किए बगैर खजाना तलाश करके चलता बने। मैंने शहजाद को खामोश रहने का इशारा किया। आप थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मैंने कहा। मैं अभी जाता हूँ। आप अपने वादे को ना भूलें। मुझे यकीन है कि मैं गत्ते खान से वो नक्शे वापस ले लूंगा, मैंने कहा। ये नामुमकिन है बेटा। गत्ते खान को अब तुम कभी तलाश न कर सकोगे, उन्होंने कहा। ये बात तो आप मुझ पर छोड़ दें। आप जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दें और हमें इजाज़त दें कि मैं और इशरत आज ही यहाँ से चले जाएं, मैंने कहा। जैसे तुम लोगों की मर्जी, वो बोले और मुझे उनकी संगदिली पर बहुत दुख हुआ। उन्हें मालूम था कि इशरत बीमार है और बुखार की हालत में सफ़र नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शहजाद को भी अपने अब्बा के इस रवैये का क्लिक था, मगर बोल नहीं सकता था। बुजुर्गों को उनके फैसलों पर टोकना सआदतमंद बच्चों का शेवा नहीं। वो खामोश खड़ा सुनता रहा। मैं तेजी से भागता हुआ हवेली में आया। शहजाद भी मेरे पीछे पीछे था। लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे थे। मैंने इशरत को छत पर से उतारा और कमरे में आकर अपना फैसला सुनाया तो हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मगर ऐसी भी क्या जल्दी है? आखिर हम क्या लेकर वापस जाएंगे? वो बोला। चचा गुलाम हैदर हमारे यहाँ रहने पर खुश नहीं है, मैंने कहा। ऐसा ना कहो, मेरी खातिर रुक जाओ। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। तुमने तो हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए थे, शहजाद बोला। मैं अपने वादे पूरे करूंगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। गत्ते खान जीत गया है, मगर मैं उसकी इस जीत को हार में बदल दूंगा। मैं फिर आऊंगा, मैंने कहा और अलंगनियों पर टंगे हुए कपड़े समेटकर गठरी में बांधने लगा। इशरत भी उठ खड़ा हुआ। हकीम ने उसे जो दवा पिलाई थी उससे उसकी तबीयत काफ़ी संभल गई थी। मैंने बिस्तर बांधे और रुखसत होने के लिए तैयार हो गया। चचा गुलाम हैदर सीधे घर चले गए थे। वहाँ से उन्होंने हमारे लिए नाश्ता भेजा, मगर मैंने वापस कर दिया। मेरा दिल बुझ गया था और मैं उन लोगों के यहाँ 1 मिनट भी ठहरना पसंद न करता था। नाश्ता वापस गया तो चचा गुलाम हैदर को बड़ी हैरत हुई। वो फौरन हमारे पास आए और बोले, तुमने नाश्ता क्यों वापस कर दिया? मुझे भूख नहीं है चचा जी, और इशरत बीमार है। भूख क्यों नहीं है? दिल छोटा ना करो बेटा, ऐसे वाकयात जिंदगी में आया ही करते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हसन अब्दाल जा रहा हूँ, वहाँ से घर चला जाऊँगा, मैंने कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो अब थाने जा रहा हूँ। शहजाद, तुम जाकर करीम बख्श से कहो कि वो अपना तांगा ले आए। थोड़ी देर बाद शहजाद तांगा ले आया और हम दिल में लाखों हसरतें लेकर वहाँ से रवाना हो गए। मुझे घर से निकले 1 महीना हो चुका था। अभी काफ़ी छुट्टियाँ बाकी थीं, मगर समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। अगर चचा गुलाम हैदर मेरे साथ रुखाई से पेश ना आते तो मैं ये बाकी छुट्टियां भी वहीं गुजारता और गत्ते खान को तलाश करने में ज़मीन आसमान एक कर देता। लेकिन अब वहाँ ठहरना ठीक नहीं था। चचा गुलाम हैदर हमारे रहने से खुश नहीं थे। उन्हें शायद ये डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ ना हो जाए, या फिर मुमकिन है कि कोई और वजह हो। मौजज़ा ये हुआ कि इशरत का बुखार रास्ते में ही उतर गया, मगर तबीयत कुछ ऐसी अफसरदा थी कि हम दोनों फटी फटी निगाहों से खला में घूरते रहे और रास्ते भर एक दूसरे से बात नहीं की। घर पहुंचकर हम खोए खोए से रहे। खाला ने बार बार पूछा, मगर मैंने उनको अपने गम में शरीक करना मुनासिब न समझा। सफ़र की थकन का बहाना करके चुप हो रहे। खालू साहिब कराची गए हुए थे, इसलिए हमसे किसी ने ज़्यादा पूछगिछ नहीं की। अलबत्ता मेरी टिंड का घर में खूब मजाक उड़ाया गया। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए। तीसरे दिन शाम के वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं और इशरत बाजार में से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ फासले पर
हमें एक ग्रांडील आदमी नजर आया। वो नफीस किस्म का फाख्ताई सूट पहने हुए था, आंखों पर स्याह चश्मा था और दाढ़ी मूंछ सफ़ा चढ़ थी। मेरी नज़रें ख्वामख्वाह उसका ताक़ुब करने लगी। मैंने इस आदमी को ज़रूर कहीं देखा है। मैंने इशरत से कहा, गोली मारो, हम सैकड़ों हज़ारों आदमी रोज़ाना देखते हैं, किस किस का हुलिया याद रखेंगे। उसने उकता कर कहा, मगर मैंने सुनी अनसुनी कर दी और उसे खींचता हुआ उस आदमी से आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी एक सिगरेट की दुकान पर रुक गया था। मैं इशरत को वहीं खड़ा करके उस दुकान पर गया और पान खरीदने के लिए दुकानदार को पैसे देने लगा। एक बराबर का पान भी लगा दो। उस आदमी ने आईने में मुंह देखते हुए कहा। बटुआ उसके हाथ में था जिसमें बहुत से नोट भरे हुए थे। अरे, ये तो गत्ते खान की आवाज़ है, मैंने दिल में कहा और एकदम उछल पड़ा। दुकानदार ने पान बनाकर मुझे दिया और मैं वहां से खिसक आया। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। इशरत ने मुझे मुस्कुराते देखकर पूछा। किस्मत का धनी हूँ उस्ताद, आखिर खजाना ढूंढ ही लिया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने हैरान होकर पूछा। जिस शख्स का हम पीछा कर रहे थे वो गत्ते खान है। मैंने उसके कान में कहा। अच्छा, तो ये भेस बदल कर फिर रहा है, इशरत बोला। इतने में वो शख्स बेफिक्री से कदम उठाता हुआ हमारे पास से गुजर गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि हम उसे जानते हैं और उसका पीछा कर रही हैं। चलो इसका पीछा करें, तुम इसके आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे, इशरत ने कहा। नहीं, हम दोनों इसके पीछे पीछे चलेंगे, मैंने कहा और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पीछे चलने लगे। हमारे दिल बिल्लियों उछल रहे थे। जी चाहता था अभी किसी पुलिस वाले को बताकर उसे गिरफ्तार करा दें, मगर इसमें कुछ मसलहत नजर न आती थी, क्योंकि अगर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती तो हम बैठे लकीर पीटा करते। वो ऐसा सांप था जिसे अभी हमारे सामने रहना चाहिए था। हम उसका बिल देखना चाहते थे और उसको गिरफ्तार कराने से पहले उससे अपना हिसाब चुकाना चाहते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाजार से बाहर निकल गया और एक सुनसान सड़क पर चलने लगा जिसके दोनों तरफ कोठियां थीं। वो बहुत खुश नजर आता था, बार बार सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाता और फिर धीमी आवाज में कोई गीत गुनगुनाने लगता। हम कुछ फासला छोड़कर उसके पीछे चल रहे थे। 2-3 फरलांग चलकर वो दाएं तरफ मुड़ा और एक पुरानी तर्ज की कोठी में दाखिल हो गया। हम लपक कर कोठी के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर झांकने लगे। गत्ते खान कोठी का लॉन अबूर करके एक कमरे के पास रुका और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे की खिड़कियों में से रोशनी नजर आ रही थी। बाएं तरफ के एक कमरे में भी बत्ती चल रही थी। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूं, मैंने कहा। किसी मुसीबत में न फंस जाना, इशरत ने घबरा कर कहा। मैं छुपकर गत्ते खान की बातें सुनूंगा, मुझे यकीन है कि कोठी में और भी लोग मौजूद हैं, मैंने कहा और कोठी में दाखिल होकर पिछली तरफ चला गया। वहां इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। 15-20 मिनट तक मैं दम साधे कोने में खड़ा रहा। मंगी सेठ, अचानक गत्ते खान की आवाज बरामदे में गूंजी। अभी आया खान साहब, मंगी ने जवाब दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस कमरे की दीवार के पास जा खड़ा हुआ जिसमें गत्ते खान बैठा हुआ था। मंगी खान उसके कमरे में दाखिल हुआ। खिड़की खुली हुई थी और उसकी घुटी घुटी आवाजें मुझे सुनाई दे रही थीं। सैर कर आए खान साहब, मंगी बोला। हाँ यार, सैर तो कर आया, मगर इन पुलिस वालों का क्या करें, इनसे डरकर तो मूंछों से भी हाथ धोने पड़े। गत्ते खान बोला। कोई बात नहीं खान, मूंछों का क्या है, फिर रुक आएंगी, मंगी ने कहा। बरकत से कहो खाना ले आए, बड़ी भूख लगी है, गत्ते खान ने कहा। लो जनाब, खाना हाजिर है, किसी ने कमरे में दाखिल होकर कहा। ला यार, अब तो तेरे ही रहमो करम पर पड़े हैं, सादिक पता नहीं अब तक वापस क्यों नहीं आया, गत्ते खान बोला। कराची बड़ा शहर है जनाब, सैर सपाटा कर रहा होगा, मंगी बोला। हाँ, 2 लाख रुपया उसके पास है, उसे क्या फिक्र होगी, बरकत ने कहा। माल तो कभी का बिक चुका होगा, फिर वो वापस क्यों नहीं आया? उन लड़कों ने हमसे वो तहखाना भी छुड़वा दिया, गत्ते खान ने कहा। उसने खाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज हलक से फंस फंस कर निकल रही थी। लड़कों के लफ्ज पर मंगी खान ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला। कसम से बड़े बड़े घाक लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, मगर इन जैसे काया और दलेर हमने आज तक नहीं देखे हैं। तो अभी छोटे ही से, मगर अक्लमंदी और बहादुरी में अफलातून और रुस्तम के भी कान कुतरते हैं। खैर, उनका किस्सा तो पाक हुआ, मगर ये दोनों नक्शे मिलकर भी हमारे किसी काम नहीं आ सके। हमें इस जगह का पता मिलना चाहिए जहां वो खजाना दफन है। हाँ, हमारी मेहनत बेकार ही गई, नक्शे बहुत ही फटे पुराने हैं और यूं लगता है जैसे बहुत सी लकीरें मिट चुकी हैं, मंगी खान ने कहा। मेरा ख्याल है किसी ऐसे आदमी को ये नक्शे दिखाने चाहिए जो हमें इसकी इन उल्टी सीधी लकीरों का मतलब बता सके, गत्ते खान ने कहा। फिर जरा रुक कर बोला। मंगी खान, तुम किसी ऐसे आदमी को तलाश करो जो नक्शों का इल्म जानता हो, हम इस खजाने को तलाश करके रहेंगे। मेरा तो ख्याल है कि हमें खुद ही इन नक्शों पर गौर करना चाहिए, किसी तीसरे आदमी को इस राज में शरीक करना खतरनाक होगा, मंगी खान ने कहा। कैसी बातें करते हो, गत्ते खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऐसी बकवास मेरे सामने मत किया करो, समझे? मैं खुद रावलपिंडी जाकर इन नक्शों का भेद खुलवाऊंगा। मुझे यकीन है कि इस खजाने में बेशुमार दौलत छुपी है।
खुदा करे आप कामयाब हों, मंगी खान ने कहा। बस तुम जरा इन नक्शों को संभाल कर रखो, 1-2 हफ्तों के बाद कुछ करेंगे। अभी तो जोधपुर में पुलिस ने डेरे डाल रखे होंगे। रहमत का क्या हाल है अब? गत्ते खान ने कहा। वो पहले से बेहतर है, जख्म कुछ इतना गहरा नहीं था, मैंने मरहम पट्टी करवा दी थी। तुम दोनों परले दर्जे के अहमक हो, रात ख्वामखा मारे गए। अगर मैं वहां ना होता तो तुम अब तक जेल में होते और मुझे भी पकड़वा दिया होता। ये तो ठीक है खान, मगर समझ में नहीं आता कि गांव वालों को हमारी आमद का कैसे इल्म हो गया, मंगी खान ने कहा। मेरा ख्याल है कि तय खाने में हमारी आदमी की मौत के बाद वो हर रोज पहरा देते होंगे। यही वजह थी कि कल तुम दोनों पकड़ लिए गए, गत्ते खान ने कहा। मैं उसकी ये बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसे क्या मालूम कि रहमत साईं के मेहमान जोगी ने उनको इन हालों पहुंचाया था। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही और फिर गत्ते खान की आवाज गूंजी, बर्तन उठा लो बरकत और मेरा बिस्तर बिछाकर दरवाजा बंद कर दो, नींद आ रही है। फिर उसने मंगी खान से कहा, सुबह जल्दी उठ जाना, 7 बजे हम रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। इस बात का मुझे यकीन हो गया कि वो नक्शा मंगी खान के कब्जे में है और उसी कमरे में पड़ा होगा, मगर वो सब लोग दरवाजे बंद करके लेट गए थे और उस वक्त उनके कमरों की तलाशी लेना मौत को दावत देना था। इसलिए मैं चुपचाप बाहर निकल आया। इशरत मुझे देखते ही तेजी से लपका और बोला, बहुत देर लगा दी, मैं तो डर रहा था कहीं तुम्हें उन लोगों ने पकड़ ना लिया हो। दोनों नक्शे उनके पास है मगर वो उन्हें समझ नहीं सके। मैंने कहा, क्या मतलब, समझ क्यों नहीं सके? क्या वो दोनों नक्शे मिलकर भी खजाने का पता नहीं बता सकते? इशरत ने कहा, बात कुछ ऐसी ही नजर आती है। गत्ते खान की बातों से मालूम होता है कि नक्शों की कुछ लकीरें मिट चुकी हैं, जिस वजह से उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल है कि खजाना कहाँ दफन है। मैंने कहा, अगर ये मामला है तो फिर हमें भी इन नक्शों से कोई मदद ना मिल सकेगी। इशरत बोला, ये बात नहीं है, अगर वो दोनों नक्शे हमें मिल गए तो मुझे यकीन है कि हम इस मुश्किल को आसान कर लेंगे। नक्शों पर जो इशारे दिए गए हैं वो बेवजह नहीं हैं, उनको समझने के लिए सोच विचार की जरूरत है। मैंने कहा, खुदा मालूम वो कौन सी ताकत थी जो बार बार मुझे ये यकीन दिलाती थी कि मैं उन नक्शों को जरूर समझ लूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मैंने इशरत को जगा दिया। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी और बुखार के असरात अभी तक उसके चेहरे पर थे। वो अभी कुछ और सोना चाहता था। बोला, तुमने मुझे इस वक्त क्यों जगा दिया? जरा और सोने देते, क्या आफत आ जाती? मैंने कहा, जागना है तो जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। लानत है इन अफलाक और खाक के सायों पर। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो बोला, मैं खजाना हासिल करना चाहता हूँ। मैंने हंसकर कहा, मुंह धो रखो, खजाने वजाने तुम्हारी किस्मत में नहीं हैं। वो बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। वो क्यों? जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। गत्ते खान इसी शहर में मौजूद है, हमारे नक्शे उसके पास हैं, मेरा ट्रंक उसके कमरे में पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुस्सा ना आए तो क्या हो, फिर हम क्या कर सकते हैं? गत्ते खान से पंजा लड़ाना कोई आसान काम तो नहीं। अच्छा, अब इस हंसी को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा जान का पिस्तौल कहाँ है? होश के नाखून लो, अब्बा जान का पिस्तौल हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बस यूं ही जरा डराने धमकाने के लिए एक पिस्तौल की जरूरत है। तुम देखो तो सही, शायद यही हो। पिस्तौल तो वो घर पर छोड़कर जाते हैं और मुझे मालूम है कि वो उनकी मेज की दराज में पड़ा है। ठहरो, मैं लाता हूँ। इशरत उसी वक्त अपने अब्बा जान के कमरे में गया और पिस्तौल और कुछ गोलियां लाकर चुपके से मुझे थमा दी। इसके बाद वो बाहर निकल गया और 15-20 मिनट में तैयार होकर वापस आ गया। नाश्ता नहीं मिलेगा आज? मैंने पूछा। क्यों नहीं, लस्सी और मक्खन तैयार है। उसने ये कहा ही था कि माई लस्सी के 2 लंबे लंबे गिलास लेकर कमरे में आ गई। गिलास मीठी लस्सी से लबालब भरे थे और उनमें मक्खन के बड़े बड़े डले तैर रहे थे। लस्सी पीकर हमने गिलास मेज पर रखे और तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकल गए। सूरज की रौ पहली किरणें मशरिक से झांक रही थीं और सुबह की ठंडी हवा जिस्म में ताजगी पैदा कर रही थी। हम लंबे लंबे डग भरते गत्ते खान की कोठी के पास पहुंच गए। कोठी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हमें यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। गत्ते खान और मंगी खान 7 बजे रावलपिंडी जाएंगे। मैंने कहा, मगर तुम करना क्या चाहते हो? इशरत ने हैरान होकर पूछा। बस देखते जाओ, मैं आज गत्ते खान के किए किराए पर पानी फेर दूंगा, मैंने बड़े भरोसे से कहा और इशरत को साथ लेकर कोठी से थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे जा बैठा। दूर से किसी घड़ियाल के साथ बजाने की आवाज आई, जिसे सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं दीदे फाड़ फाड़ कर कोठी की तरफ देखने लगा। 1.25 घंटे के बाद वो दोनों गेट से बाहर निकले और दूसरी सिमत को रवाना हो गए। जब उन्हें कोठी से निकले 15-20 मिनट गुजर गए तो मैं इशरत को कोठी के बाहर खड़ा करके खुद अंदर चला गया और बड़ी बेफिक्री से कोठी का बरामदा अबूर करके बावर्ची खाने तक जा पहुंचा। बरकत चूल्हे के करीब बैठा आलू छील रहा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने हाथ बढ़ाकर बावर्ची खाने का दरवाजा एकदम बंद कर दिया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। ये मामला कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बरकत को उठने तक की मोहलत न मिली।
वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, मगर जब खतरे का एहसास हुआ तो शोर मचाने लगा। बरकत से निपट कर मैंने इशरत को भी अंदर बुला लिया और हम दोनों ने कोठी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मंगी खान के कमरे को ताला लगा था। मैंने लोहे की एक सलाख लेकर उसमें फंसाई। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो टूट गया। दरवाज़ा खोलकर हम अंदर दाखिल हो गए। मेरा ट्रंक एक कोने में पड़ा था। मैंने जल्दी से उसका ढक्कन उठाया और तमाम चीज़ें उलट पलट कर रख दी। ट्रंक में और तो सब कुछ वैसे का वैसे ही मौजूद था, मगर नहीं थे तो वो नक्शे। कमरे में लकड़ी की 3 अलमारियां थीं जिनमें ताले लगे हुए थे। मैंने हर ताले के साथ वही सलाख वाला गुर इस्तेमाल किया। एक अलमारी में मंगी खान के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें थीं और दूसरी में शराब की बोतलें और अफ्यून से भरी हुई 3 पेटियां, वैसी ही जैसी मैं किला बुस्तान में देख चुका था। वो नक्शे कहाँ हैं? इशरत ने कमरे में नजरें दौड़ाकर पूछा। मैंने अलमारी के तमाम खाने देख डाले, मगर वो नक्शे कहीं नजर न आते थे। अब तो मेरा भी दम घुटने लगा। कमरे के कोने में एक स्याह रंग का बड़ा ट्रंक पड़ा था। उसमें ताला नहीं था। उसे भी मैंने खोलकर देखा, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अगर वो नक्शे साथ ले गए हैं तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार गई, इशरत ने कहा। कमरे में एक बड़ी सी सिंगार मेज भी पड़ी थी। इशरत यूं ही उसकी दराजें खोलकर चीजें टटोलने लगा। सिंगार मेज के आईने में हमें अपना अक्स देखकर वहशत हो रही थी। इशरत को खुदा जाने क्या सूझी कि उसने क्रीम की एक शीशी उठाकर आईने पर दे मारी। क्या करते हो? मैंने खौफजदा होकर कहा। मैं इस कमरे को आग लगा दूंगा। इशरत की आंखों में एकदम खून उतर आया। आईने की किरचियां मेज पर बिखर गई। अरे ये कागज कैसे हैं? मैंने शीशे के टुकड़ों के पीछे लकड़ी के साथ चिमटे हुए कागजों को देख लिया। इशरत ने जल्दी जल्दी शीशे के तमाम टुकड़े अलग किए। अरे ये तो वही नक्शा मालूम होता है। मैंने उन कागजों को बाहर निकाल कर देखा। वाकई, खोलकर तो देखो, इशरत बोला। उन कागजों को मैं दूर ही से पहचान सकता था। शक की कोई गुंजाइश न थी। हमने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि आईने को पेचदार कील लगाकर लकड़ी से जोड़ा गया था और उसकी साख्त ऐसी थी कि पेच खोलकर शीशे और लकड़ी के दरमियान गत्ते की जगह कागजात आसानी से रखे जा सकते थे। चलो अब वापस चलें, इशरत ने कहा और हम वो नक्शे लेकर कमरे से बाहर निकल आए। बरकत दरवाज़ा खटखटा रहा था। तुम यहीं बंद रहो मियाँ, शाम को गत्ते खान आए तो उसे बता देना कि हम नक्शे ले गए हैं, मैंने बावर्ची खाने के करीब जाकर कहा और फिर हम तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकल आए। सड़क पर एक तांगा जा रहा था। हमने उसे रुकवाया और उसमें सवार होकर अपने घर चले गए। अब क्या होगा? वो गत्ते खान तो हमें चैन नहीं लेने देगा। जब हम कमरे में इत्मीनान से बैठ गए तो इशरत ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। मैंने जवाब दिया। दोपहर को खाला के बार बार असरार पर हम खाने की मेज पर पहुंचे और चंद लुकमे जहर मार करके फिर कमरे में आकर सोच में डूब गए। 2 बजे अचानक इशरत के अब्बा जान कराची से वापस आ गए। वो दोनों नक्शे मैंने इशरत की एक किताब में बंद करके अलमारी के ऊपर रख दिए थे। क्या हाल है अशरफ मियाँ? इशरत के अब्बा जान ने खाने वगैरह से फारिग होकर हमारे कमरे में झांका। बहुत अच्छा है खालू जान, मैंने कहा। वो कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो? इशरत भी घबराया घबराया सा नजर आता है। उन्होंने हमारी तरफ गौर से देखकर पूछा। हम एक मुश्किल में गिरफ्तार हैं, आप मदद करें तो वो मुश्किल आसान हो सकती है, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हारी हर तरह मदद करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें रुपयों की जरूरत है तो जितने चाहो खाला से ले लो। ये बात नहीं अब्बा जान, इशरत ने कहा। तो फिर क्या बात है? खालू ने ताज्जुब से पूछा। इशरत खामोशी से उठा, अलमारी खोली और वो नक्शे निकालकर उनके सामने रख दिए। ये तो कोई बोसीदा से नक्शे नजर आते हैं, खालू ने हैरत से कहा। जी हाँ, और इन्हीं नक्शों की वजह से हमारी जिंदगी खतरे में है। ये कहकर मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और बोला, अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जब तक वो गत्ते खान आज़ाद है मैं इस खजाने को आसानी से तलाश नहीं कर सकता। घबराओ मत, हम आज ही रात गत्ते खान को जेल भिजवा देंगे और 15,000 रुपये का इनाम तुम्हें दिलवाएंगे, खालू ने बड़ी यकीन से कहा। अगर आप ऐसा कर दें तो मेरी जान इस अजाब से छूट जाए। फिक्र न करो बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने जो काम किया है वो कोई बड़े से बड़ा बहादुर जवान भी नहीं कर सकता। मैं अभी थाने जाता हूँ, ये कहकर वो बाहर निकल गए। 1.5 घंटे बाद वो वापस आए तो उनके साथ एक थानेदार भी था। मिर्जा साहब, यह है मेरा भांजा अशरफ और यह है मेरा बेटा इशरत। इनका तीसरा साथी शहजाद जोधपुर में है। खूब खूब, इन साहबजादों पर जितना भी फख्र किया जाए कम है, थानेदार ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, अशरफ मियाँ, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हमने बरकत को बावर्ची खाने से निकाल कर हवालात भिजवा दिया है। तुम्हारे खालू हमें तुम्हारे बताए हुए पते पर ले गए थे। हम मौका देख आए थे और अब गत्ते खान का इंतजार है। हमारे सिपाही कोठी के गिर्द पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में गत्ते खान कब तक वापस आएगा? वो शायद शाम तक आ जाए। अच्छा तो खान साहब, मैं इन लड़कों को अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि ये गत्ते खान को पहचानते हैं, थानेदार ने कहा। मैं भी आपके साथ चलूंगा, खालू बोले। 5 बजे के करीब हम चारों गत्ते खान की कोठी पहुंचे
और करीब की एक कोठरी के लॉन में कुर्सियां बिछवा कर बैठ गए। कोठरी के मालिक की जुबानी मालूम हुआ कि उनके हमसाए में वो लोग अरसे से रह रहे थे। चूंकि उनके यहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी उनसे बातचीत की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो अक्सर घर से बाहर रहते थे और रात को ही वापस आते थे। उनके पास एक स्याह रंग की कार थी जो पिछले 2-3 दिन से उन्हें नजर नहीं आई थी। 7 बजे हम कोठी से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए और कुछ फासले पर टहलने लगे। गत्ते खान अभी तक नहीं आया। थानेदार ने घड़ी की तरफ देखकर बेचैनी से कहा। उस वक्त 7:45 का अमल था। मुमकिन है उसे पता चल गया हो कि उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, खालू ने कहा। मगर इस बात की इत्तला उसे किसने दी होगी? मेरा ख्याल है कि वो किसी खास वजह से आज वापस नहीं आ सका, लेकिन आएगा जरूर, थानेदार ने कहा। मैं बड़ी सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। एक एक लम्हा पहाड़ मालूम होता था। तबीयत पर इस कदर बोझ था कि हथेलियां पसीने से भीगती जा रही थीं। जी चाहता था कि एकदम गत्ते खान से मेरा सामना हो जाए, भरा हुआ पिस्तौल मेरे हाथ में हो और मैं वो सारे का सारा उसके जिस्म में खाली कर दूं। मेरा ख्याल है कि आप सिपाहियों को सड़क पर से हटाकर कोठी के अंदर किसी कमरे में बिठा दें। गत्ते खान आज रात जरूर वापस आएगा, मैंने कहा। मगर हमें कोठी के अंदर जाने की जरूरत पेश नहीं आई। सामने से एक स्याह रंग की कार तेजी से हमारी तरफ लपकी चली आ रही थी। हम जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गए और कार जन्नाटे के साथ हमारे करीब से गुजर गई। उसके अंदर बत्ती बुझी हुई थी, इसलिए उसमें सवार सूरतें हमें नजर न आ सकीं। कार गत्ते खान की कोठी के सामने जाकर रुक गई। आप लोग यहीं ठहरें, थानेदार ने कहा और ये कहकर वो तारीकी में भागता हुआ आगे बढ़ा। मगर उसके पहुंचने से पहले ही कार स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते दूर निकलकर मोड़ मुड़ गई। इसके साथ ही पुलिस के सिपाहियों के बूटों की चाप का शोर सुनाई दिया। सिपाही किसी आदमी के पीछे भाग रहे थे। सड़क पर रोशनी ना होने के बायस चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक टॉर्च की तेज रोशनी के साए में हमें एक आदमी भागता हुआ नजर आया। वो मलेशिया के कपड़े पहने हुए था और फिर एक गोली चली। वो शख्स एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया और फिर हमसे 25-30 कदम दूर एक दरख्त के तने के पीछे खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी उसका पीछा कर रही थी। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और टॉर्च को ताक कर गोली चलाने लगा। टॉर्च एकदम बुझ गई और वो शख्स फिर अंधेरे में गुम हो गया। ये शख्स गत्ते खान का साथी था। वो कोठी का दरवाजा खोलने के लिए कार से उतरा था, मगर फिर खतरे की बू सूंघकर उल्टे पांव वापस आ गया और गत्ते खान को खबरदार कर दिया। गत्ते खान ने उसे कार में बैठने की मोहलत ही ना दी थी। वो कार को दूसरी सड़क पर डालकर खुद तो निकल गया, मगर अपने साथी को दुश्मनों के निर्गे में छोड़ गया। थानेदार सामने कोठी की दीवार के साथ खड़ा उस पर मुसलसल रोशनी डाल रहा था। मौके से फायदा उठाकर गत्ते खान के साथी ने थानेदार पर कई फायर किए, मगर निशाना चूकता रहा और फिर उसका पिस्तौल खाली हो गया। इस असना में पुलिस के सिपाहियों ने हल्का और भी तंग कर दिया, जिससे मजबूर होकर उसने हथियार डाल दिए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। गत्ते खान भाग गया है, मगर कब तक भागेगा? थानेदार ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हमें देखकर बोला, खान साहब आप इन लड़कों को लेकर घर चलें। हम जरा इस शरीफ आदमी से 2-2 हाथ करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हम उसे मुसाफा करके अपने घर चल दिए और वो गत्ते खान के साथी को लेकर थाने चला गया। घर में उस वक्त सब लोग सो चुके थे। देर तक हम दरवाजा खटखटाते रहे, तब कहीं जाकर माई ने कुंडी खोली। खालू सीधे हमारे ही कमरे में चले आए और आराम कुर्सी पर बैठकर बोले, अशरफ बेटा जरा वो नक्शे तो मुझे दिखाओ। मैंने अलमारी में से किताब निकाली और उसमें से नक्शे निकालकर मेज पर फैला दिए। अच्छा तो ये हैं वो नक्शे। खालू ने ऐनक जेब से निकालकर नाक पर रखी और नक्शों को गौर से देखने लगे। एक तकोन सी बनी हुई थी जिसके बीच में किला बुस्तान और मगरबी सिमत में आखिरी कोने पर चुप शाह का मजार था। दरमियान में कुछ लकीरें थी, मगर वो नामुकम्मल नजर आती थीं। इशरत बेटे एक गिलास पानी तो लाओ, खालू ने नक्शे पर झुके झुके बेख्याली में कहा। इस नक्शे से इस इलाके के खास खास मुकामात का तो पता चलता है, मगर उससे ये जाहिर नहीं होता कि वो खजाना कहाँ दफन है। बड़े से बड़ा माहिर भी इन लकीरों से कोई नतीजा नहीं निकाल सकता, खालू ने कहा। इशरत पानी का गिलास ले आया और जब वो खालू को देने लगा तो पेशतर इसके कि वो गिलास को मजबूती से पकड़ लेते। उन्होंने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और गिलास दोनों के हाथों से छूटकर मेज पर उलट गया और नक्शे भीग गए। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ला हौल वेला कुव्वत, खालू ने घबराकर उठते हुए कहा। मैंने जल्दी से नक्शों को उठाया और पानी झाड़ने लगा। इशरत फौरन गिलास उठाकर बाहर चला गया। खालू ने गीला मेजपोश उठाकर बाहर सहन में फेंक दिया। उनका मूड खराब हो गया था। वो उस कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर जा बैठे जो सिंघार मेज के सामने थी। मैंने नक्शों को रुमाल से खुश्क करके दूसरी मेज पर फैला दिया। बिजली का पंखा चल रहा था जिसकी हवा में कागज आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। 5-6 मिनट के बाद जब मैंने नक्शों पर नजर डाली तो मारी हैरत के मेरी चीख निकल गई। वो लकीरें जो पहले मिटी हुई थीं अब उभर आई थीं। खालू जी जरा देखिए तो, पानी ने तो जादू कर दिया है, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। क्या कहा? अरे ये तो मामला ही कुछ और है।
नक्शों के नीचे कुछ लिखा हुआ भी है। मैंने झुककर दोबारा नक्शे को देखा तो वाकई उस पर मध्यम मध्यम से हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। खालू ने नक्शे को ऐनक के बिल्कुल करीब कर लिया और बोले, मालूम होता है किसी खुफिया स्याही से तहरीर लिखी गई थी जो अब पानी लिखने से जाहिर हो गई है। और फिर वो रुक रुक कर पढ़ने लगे। मैंने अपनी औलाद की नालायकी से तंग आकर फैसला किया है कि अपना तमाम खजाना जमीन में दफन कर दूं। चुनाचे मैंने चुपशाह के मज़ार के मशरिक की तरफ 21 गज के फासले पर एक गड्ढा खोदकर अपनी सारी दौलत देग में बंद करके दफन कर दी है। जो शख्स उस दौलत को ढूंढ निकाले उससे मेरी दरख्वास्त है कि वो उसको किसी नेक काम में खर्च करे। इससे मेरी रूह को सुख मिलेगा। मैं खुद इस दौलत को किसी नेक काम पर खर्च कर देता, मगर मुझे डर है कि जो ही मैं इसको जाहिर करूंगा मेरी नालायक औलाद ये दौलत मुझसे छीन कर गलत कामों में सर्फ कर देगी। राजा पुरुषोत्तम दास, मोरखा, 2 जनवरी सन 1917। तहरीर पढ़कर खालू किसी गहरी सोच में गुम हो गए। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी रही। फिर वो खंकार कर बोले, अशरफ बेटा, खुदा ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी है। खुशकिस्मती से हमें इस तहरीर का इल्म हो गया। गत्ते खान उम्र भर इस नक्शे को लिए फिरता तो भी उसे खजाने के असली मुकाम का कभी इल्म ना होता। अब तुम फिक्र न करो, मैं सुबह खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि किसी सरकारी अफसर को साथ लेकर उसकी मौजूदगी में खजाना खुदवाऊं। सुबह उठे तो खालू ने मुझे और इशरत को फौरन तैयार हो जाने के लिए कहा और हम टैक्सी में बैठकर सीधे जोधपुर जा पहुंचे। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि खालू को उस वीराने में नक्शा मिलने का यकीन नहीं था। जग हंसाई और नदामत के ख्याल से उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई और सरकारी अफसर को साथ ले जाने का इरादा भी तर्क कर दिया। मेरा ख्याल है कि हम तुम्हारे दोस्त शहजाद और उसके अब्बा को भी साथ ले लें। गांव के करीब पहुंचकर खालू ने कहा, मुझे शहजाद के अब्बा का सलूक याद था, मगर फिर भी मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, आप जो मुनासिब समझें करें, मगर मुझे चचा गुलाम हैदर को साथ लेने पर कोई खुशी नहीं होगी। मगर बेटा, तुम ये तो मानोगे कि उन्होंने इस मामले में तुम्हारी मदद की है। छोटी मोटी गलतियां हर एक से हो जाती हैं और फिर उन्हें बताए बगैर कोई कार्रवाई करना भी नामुनासिब बात होगी। खालू ने मुझे बड़ी शफकत से समझाया। चचा गुलाम हैदर हमसे बड़ी गर्मजोशी से मिले। शहजाद कहीं बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर में वो भी आ गया। हमने उनको हवेली में लाकर अलहदगी में सारी बात समझाई तो चचा गुलाम हैदर की बातें खिल गईं। बोले, हमें आज ही उस जगह पहुंचना चाहिए। मैं अपने कुछ आदमी साथ ले चलता हूँ। नहीं, किसी और आदमी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, बस 2-3 कुदालें साथ ले लो, खालू ने कहा। चचा गुलाम हैदर ने उसी वक्त 4 कुदालें मंगवाईं और कुछ दूसरा जरूरी सामान भी साथ ले लिया। इसके बाद हम रेड़े में बैठकर चुपशाह के मज़ार की तरफ चल दिए। पौन घंटे के सफर के बाद जब हम वहां पहुंचे तो मेरे ज़हन में उस रात के वाकयात उभरने लगे। मज़ार बिल्कुल सुनसान पड़ा था। रहमत साईं की कोठरी का दरवाज़ा खुला था और उसके अंदर कोई चीज़ नजर नहीं आती थी। खालू ने मज़ार के मशरिक की तरफ 21 गज का फासला नापा और अल्लाह का नाम लेकर खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने कभी इस किस्म की मुशक्कत ना की थी, इसलिए जल्द ही थक गए। चचा गुलाम हैदर ने उनका हाथ सुस्त देखकर कुदाल उठाई और खुद जमीन खोदने लगे। देखते देखते उन्होंने 5 फुट गहरा गड्ढा खोद डाला। जूं गड्ढा गहरा होता गया तू चचा गुलाम हैदर का जोश बढ़ता चला गया। इस दौरान में 2-1 बार मैंने और इशरत ने भी उनकी मदद की। अब गड्ढा 7-8 फुट गहरा हो गया था, मगर चचा गुलाम हैदर इसी जोश से कुदाल चलाए जा रहे थे। हर लम्हा हमें करिश्मा कुदरत का इंतजार था। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे थी, क्योंकि मैं ही सारे ड्रामे का मुसन्निफ था। इतने सारे लोगों को इतनी सारी परेशानियों में मुब्तला करने के बाद भी अगर कुछ ना मिला तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगा। सब लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अगर यहाँ कोई पहले से खजाना मौजूद नहीं है तो अपनी रहमत से किसी छोटे मोटे खजाने का इंतजाम कर दे ताकि मेरी बात रह जाए। अचानक गुलाम हैदर की कुदाल किसी शय से टकराई और छन की आवाज सी पैदा हुई। ये कैसी आवाज है मियाँ साहब? खालू ने बेताबी से पूछा। देख नजर आ गई है खान साहब। चचा गुलाम हैदर की कपकपाती हुई आवाज हमारे कानों से टकराई। ठहरिए, मैं अभी आता हूँ, मैंने चचा गुलाम हैदर से कहा और एकदम अंदर कूद गया। इस अरसे में चचा गुलाम हैदर ने देग के इर्द गिर्द से काफी मिट्टी अलग कर दी थी। देग का ढकना मजबूती से बंद था और यूं लगता था जैसे टांका लगा हुआ हो। बहुत वजनी देग थी, हिलाई ना हिलती थी। हमने देग के गले में मजबूती से रस्सा बांध दिया। पहले मैं गड्ढे से बाहर निकला, फिर हम सबने रस्सा ऊपर से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता देग को ऊपर खींचना शुरू किया। वजन इतना ज्यादा था कि हमारे पसीने छूट गए, मगर हमने हिम्मत ना हारी और बराबर जोर लगाते रहे। खुदा खुदा करके आखिर हमने देग बाहर निकाल ही ली। इसके बाद चचा गुलाम हैदर भी ऊपर आ गए। थोड़ी देर बाद हमने उस गड्ढे को मिट्टी से भरकर जमीन हमवार कर दी और देग को रेढ़े पर लाद कर गाँव की तरफ रवाना हो गए। सभी लोग खुश थे, मगर मैं तो पागल हुआ जा रहा था। गांव पहुंचकर हमने देग चचा गुलाम हैदर के घर में रखी
اور گامی لوہار کے ہاں سے اوزار منگوا کر اس کا ڈھکنا کھولنے لگے۔ گامی خود ہوتا تو ذرا سی دیر میں ڈھکنا کھل جاتا، مگر ہم سب اس معاملے میں اناڑی تھے۔ بہرحال جوں توں کر کے ہم نے ڈھکنا کھول ہی لیا۔ چچا غلام حیدر نے سب کو ایک طرف ہٹا کر دیگ الٹ دی۔ اوپر سونے کی اینٹیں تھیں اور نچلے حصے میں چاندی کی اینٹیں بھری تھیں۔ سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر ہم سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اتنا قیمتی خزانہ تھا کہ انسان کئی پشتوں تک بے فکر زندگی گزار سکتا تھا۔ چودھری صاحب، آپ میرا یہ رکا لے کر سیدھے ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں، خالو نے کہا، اور اسی وقت ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے نام رکا لکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چچا غلام حیدر تیار ہو کر شہر چلے گئے۔ چچا غلام حیدر کو رخصت ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ایک ایک لمحہ پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے کمرہ بند کر کے تالا لگا دیا تھا اور خود صحن میں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ 4 بجے کے قریب ڈپٹی کمشنر کی کار جودھ پور میں داخل ہوئی۔ کار کے پیچھے پیچھے ایک جیپ تھی جس میں ایک تھانے دار اور 6 سپاہی سوار تھے۔ چچا غلام حیدر انہیں بڑے ادب سے اپنے گھر میں لائے۔ سارا گاؤں افسروں کو دیکھنے اور ان کے آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے شہزاد کے گھر کے سامنے جمع ہو گیا تھا، لیکن ہم نے کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ خالو نے آگے بڑھ کر ڈپٹی کمشنر صاحب سے کچھ اس طرح مصافحہ کیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے باری باری ہم سب کا تعارف کرایا۔ جب انہوں نے میرا نام لیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب بولے، تم سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اشرف میاں، میں تمہاری تعریف سن چکا ہوں، تم واقعی تعریف کے لائق ہو، ہم تمہیں انعام دلوائیں گے۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ گتے خان گرفتار ہو چکا ہے اور اس کی گرفتاری کا سہرا تمہارے ہی سر ہے۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ ڈپٹی صاحب نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، عشرت اور شہزاد کو شاباش دی اور پھر بولے، اچھا تو وہ دولت کہاں ہے جو تم نے دیگ میں سے نکالی ہے؟ خالو نے فوراً آگے بڑھ کر تالا کھولا اور کہنے لگے، آئیے، ہم نے سارا مال اس کمرے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ڈپٹی صاحب تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور سونے چاندی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر حیرت سے بولے، ارے اتنا سارا سونا اور چاندی! اسی وقت ترازو منگوائی گئی۔ چچا غلام حیدر نے بیٹھ کر سارا مال تولا اور خالو نے اس کی تفصیل 2 کاغذوں پر الگ الگ لکھ دی۔ پھر ڈپٹی کمشنر نے گاؤں کے 2-4 پڑھے لکھے لوگوں کے دستخط لیے اور ان کی موجودگی میں سارا مال پھر سے دیگ میں بند کر کے مہر لگا دی۔ شام کو دیگ گاڑی میں رکھوا کر وہ شہر لے گئے اور سارا مال سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ ہم نے ڈپٹی صاحب سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ حکومت سے کہہ کر جودھ پور میں ایک ہسپتال اور ایک ہائی اسکول کھلوا دیں گے۔ دوسرے روز صبح کو سماجی بھلائی کے وزیر صاحب جودھ پور تشریف لائے۔ ڈپٹی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی گاؤں کی چوپال میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ وہ جودھ پور میں بہت جلد ایک ہسپتال اور ایک سکول تعمیر کروا دیں گے۔ حکومت سے اس کام کی منظوری لی جا رہی ہے۔ ہم ان کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری محنت ٹھکانے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے، عشرت اور شہزاد کو بلا کر 10,000 روپے کی ایک تھیلی پیش کی۔ یہ گتے خان کو گرفتار کرانے کا انعام تھا۔ 15,000 کے انعام میں سے 5,000 روپیہ اس تھانے دار کو دیا گیا جس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر گتے خان کو گرفتار کیا تھا۔ باقی 10,000 کی رقم ہم تینوں کے حصے میں آئی تھی۔ وہ دن میں نے جوں توں کر کے جودھ پور ہی میں کاٹا اور صبح ہوتے ہی گھر روانہ ہو گیا۔ یہاں مجھ سے پہلے میری شوہرت پہنچ چکی تھی۔ میرے آنے کا سنتے ہی تمام محلہ اکٹھا ہو گیا اور مبارک سلامت واہ شاباش کے نعروں سے ساری گلی گونج اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد اخباروں کے رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی آ پہنچے اور انہوں نے نئے پوز بنا کر میری تصویریں لیں جو دوسرے روز اخباروں کے پہلے صفحے پر میری آبیدی کے ساتھ چھپیں، اور اس طرح ایک معمولی لڑکا جسے کچھ دن پہلے اس کے محلے والے بھی پوری طرح نہ جانتے تھے سارے ملک میں مشہور ہو گیا۔ ختم شد۔